आपका आज के सत्र में स्वागत है। कल की चर्चा जितनी हमने की थी, मैं उसको एक राउंड थोड़ा मुख्य बिंदुओं को समअप करने के काम को करूंगा, लेकिन वो समअप करने के पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपको मुख्य रूप से क्या बिंदु पकड़ में आए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सूचनाएं तो हम बहुत सारी सुनते हैं, अल्टीमेटली जो हम अपने अंदर रिटेन कर पाते हैं, बना करके रख पाते हैं, उन्हीं को तो आगे हम जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। जिन सूचनाओं को हमारे अंदर बना करके ही हम नहीं रख पाए, उसका आगे कभी प्रयोग भी कर पाएंगे क्या? तो जो सूचनाएं हमारी स्मृति में बनी ही नहीं रह पाई, हमारे अंदर टिक ही नहीं पाई, उनका सुनना और नहीं सुनना बराबर है। बराबर है। जो सूचनाएं, जो इंफॉर्मेशंस हमारे अंदर स्थिर ही नहीं हो पाया, टिक ही नहीं पाया, हम आगे कभी उस पर ध्यान दे भी सकते हैं क्या? कभी उसको अपने जीने में ला भी सकते हैं क्या? और ये काम तो हम खुद ही कर पाएंगे, तभी ना हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या इंफॉर्मेशंस स्टोर हुआ है। तो उस दृष्टि से वो करना जरूरी है, अन्यथा समअप तो मैं भी कर दे सकता हूं 15-20 मिनट का समय, लेकिन उससे आपका काम नहीं होगा। आपका काम तो तभी होगा जब आप खुद आर्टिकुलेट करके उसको बोलना और बताना शुरू करेंगे। तभी कम से कम वो भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में आपके अंदर फिक्स होना शुरू होगा। फिर धीरे से वो जीने में अप्लाई भी हो सकता है। अगर वो अपने अंदर लैंग्वेज के रूप में भी नहीं आया है, तो अप्लाई करने का काम कैसे करेंगे? ये बात पकड़ में आई? ठीक है। बढ़िया, शुरू कर ले। तो इतने के साथ जो है ना, माइक जहां भी हो उनमें से दोनों साइड एक एक माइक है, तो आप शेयरिंग को शुरू कर सकते हैं। जिनके पास भी माइक हो और जिनको भी शेयरिंग करना हो वो शुरू कर सकते हैं। कुछ तो मैं सुनना चाहूंगा, पर आइडिया समझ में आ गया आपको कि जरूरत क्या है उसकी? उसकी जरूरत इसलिए है कि अगर वो सूचना ही हमारे अंदर फिक्स नहीं हो रही है, तो हम जीने में उसका कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनका सुनना और नहीं सुनना हमारे लिए बराबर है, बराबर है। तो जितने इंफॉर्मेशंस को हम अपने अंदर फिक्स करके रख पाएंगे, बेसिकली उन्हीं को हम अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। ये किताबों में नोट करना, कॉपियों में लिखना, ये सब उसके लिए सहयोगी तो हो सकता, लेकिन अब जब आप जिंदगी में जीने जा रहे हैं किसी के साथ, कोई सिचुएशन आएगा तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं कॉपी में पहले देख के आता हूं फिर तुमको रिप्लाई करूंगा। ये तो नहीं होगा ना। उस समय जो रिप्लाई आएगा वही तो आप दे करके आएंगे। तो उस दृष्टि से इसकी जरूरत है। बढ़िया, दीदी आपसे सुनना शुरू करते हैं, फिर इधर का माइक जहां होगा वो सुन लेंगे। नमस्ते भैया सभी को। मैंने देखा कि जैसे स्कूल में मैं स्कूल में विद्यालय में हूँ, तो कई बार हम बच्चों को डांट देते हैं, या घर में भी अपने बच्चों ने कोई गलती करी डांट देते हैं। तो कल मैंने देखा वो जो डांटना है वो भय से हम बच्चों को उस समय तो कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो डर के मारे उस टाइम तो हमारा कहना मान लेंगे, लेकिन जैसे हम वहां से हटेंगे वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे, इसलिए उस डांटने का कोई फायदा नहीं है। तो एक तो वो डांटने वाला अपने ऊपर काम करना है कि बच्चे को डांटना नहीं है, माइंड सेट पे काम करना। एक दूसरा, अपने को 100% बदलना है। थोड़ा बहुत बदलने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि जितना रह जाएगा उतना फिर गड़बड़ होगा ही होगा। तो अपने, फिर तीसरी बात कि सामने वाले के सामने जब प्रस्तुत होना है, कोई भी समस्या आ रही है तो प्रपोजल रूप में उनके सामने रखना है और आंसर, अपनी सिचुएशन व्यक्त करके कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या होंगे इसके, तो सामने वाले से लेना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं क्या करूं, तो उससे पीड़ा थोड़ी कम हुई मेरी
कि मैं हमेशा ही बोलती थी ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, हो जाने वाला मतलब निर्णय भी खुद ही ले लेती थी। तो वो बहुत पीड़ादायक था, जो आपसे बात करके मुझे लगा कि सामने वाले से ही पूछना है कि ये सिचुएशन है और इस स्थिति में मेरी ये दशा होने वाली है, तो आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं या क्या करना ठीक होगा। फिर एक बात मुझे समझ में आई कि जो मेरी वर्तमान स्थिति है, जैसे मैं हूँ और जैसा मैं सहज रूप से स्वीकार करती हूँ, क्या दोनों में हार्मनी है या नहीं है? अगर हार्मनी होगी तो ही मैं सुखी हो पाऊंगी, अगर हार्मनी नहीं है तो मेरा दुखी होना निश्चित है। और हार्मनी कब होगी? जब मैं सम्मान से, विश्वास से, स्नेह से, प्रेम से, इन 4 भावों से अगर मैं प्रस्तुत हो रही हूँ, मेरी स्थिति इन 4 भावों पे टिकी हुई है, तो ही मेरे सहज रूप से स्वीकार कर पाऊंगी उसको, और इस भाव से जब मैं सामने वाले के साथ प्रस्तुत हो पाऊंगी, तभी मेरे सुखी होना निश्चित है। काम तो मुझे अपने सुखी होने के लिए करना है, दूसरा तो सुखी, जब मैं सुखी रहूंगी तो मेरे पास से भाव भी अच्छे जाएंगे, तो सामने वाला भी सुखी हो ही जाएगा। पहले तो मेरे को अपना सुख निश्चित करना है। और दूसरी जो इसी में जो था, जो कॉन्ट्राडिक्शन था कि अगर मैं किसी के पर विश्वास नहीं करती, अविश्वास के भाव के साथ प्रस्तुत हो रही हूँ, या मैं उसके साथ सम्मान से प्रस्तुत नहीं हो रही, सामने वाले का अपमान कर रही हूँ या द्वेष कर रही हूँ या घृणा कह सकते हो, अगर मैं इस भाव के साथ प्रस्तुत हूँ तो ये भाव तो मुझे खुद ही स्वीकार नहीं है। तो मेरी ये स्थिति और मुझे सहज रूप से जो स्वीकार है, दोनों में तालमेल नहीं बन रहा। जब तालमेल नहीं बन रहा तो मैं ही उसको स्वीकार नहीं कर रही, तो सामने वाला कैसे स्वीकारेगा? तो मेरा दुखी होना तो फिर निश्चित है। दूसरा, जो मैं विचारों में जो सोच रही हूँ, तो मुझे उस विचार में कुछ भी बात आ रही है तो मुझे उसके समाधान पे काम करना है कि कैसे उसका, दोनों को, ना सामने वाले को हर्ट करूं ना खुद हर्ट हूं, और उसका कोई भी सोल्यूशन ठीक से निकल पाए, मुझे उस पे काम करना है। जी बढ़िया। भैया जी। जो बात आपने कही, मुझे उसमें 2 छोटी सी बात है। ज़्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास ये है कि क्या करना है। तो डांटना नहीं है बच्चे को, ये सेकेंडरी अभ्यास है। प्राइमरी अभ्यास ये है कि स्नेह पूर्वक उसका ध्यानाकर्षण कैसे करना है, उसके उपायों को सोचना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस पॉजिटिव वाले एस्पेक्ट को अगर नहीं खोलेंगे ना, तो क्या करें वाला रास्ता ओपन नहीं होगा, क्या नहीं करें को कितनी देर रोक के रखेंगे। बल्कि ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी होती है। आप उसको कहिए हाथ पैर मत चलाओ, आप उसको कहिए खेलो मत, आप उसको कहिए हल्ला मत करो, ये सारा हम ये तो बता रहे हैं कि क्या नहीं करो, करे क्या वो? करने के रूप में कुछ कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, मीनिंगफुल बात हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं? किसी क्रिएटिव जगह पर कार्यक्रम हम अगले को दे सकते हैं कि नहीं? और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमको अपने विचार में समाधान पर काम करने की जरूरत है कि नहीं है। ये बात पकड़ में आई? थैंक यू भैया। इतना ही कहना था मुझे। बढ़िया। इधर माइक कहाँ है? हाँ दीदी। तो जो चीजें आपसे सीखी, बहुत अच्छा सेशन था मेरा पहला, मैं पहले तो वो बोलना चाहूंगी। एंड 3 मेजर मुझे लगा कि की टेकअवेज मेरे लिए रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो है कि हमको खुद को, जो आपने लाइन बोली थी, मेक योरसेल्फ एज द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द अदर पर्सन, क्योंकि अगर हमको किसी में कुछ गंदा लग रहा है तो पहले हमको खुद को इम्प्रूव करना है, तभी सब कुछ हो पाएगा। तो ये मैं अभी तक नहीं करती थी। मुझे लगता था मैं हमेशा सामने वाले में, जैसे आपने हाईलाइट किया था कि दूसरे क्या, उनमें क्या नेगेटिविटी है, मुझ में क्या पॉजिटिविटी है, मैं वही कई बार देखती थी। बट नहीं, हमको इसके रिवर्स करना चाहिए, तो बहुत सारा वैल्यू एडिशन हो पाएगा लाइफ में। सेकेंड चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हिट की, इज कंपैरिजन, क्योंकि हम आज की जनरेशन में है कि हर चीज में कंपैरिजन होता है। जैसे आपने घर के एग्जांपल लिए, तो मैं अभी उस स्टेज में नहीं हूँ कि मैं लिंक करूँ, बट लाइक मोबाइल फोन ही मैं देख लेती हूँ कि आजकल कितने लोग आईफोन लेते हैं। अरे यार, इसके पास आईफोन है, अच्छा फोटो आ रहा है, तो मुझे भी आईफोन चाहिए। तो ये एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगी कि कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा। हमको देखना है कि हमारा लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है और उसके बेसिस पे हमारे पास वो चीजें हैं कि नहीं। तो ये सेकेंड चीज थी। एंड थर्ड थिंग जो आपने बोली थी कि नेगेटिव वर्ड्स हम यूज करें कि पॉजिटिव वर्ड्स हम यूज करें। लाइक एक आपका जो एक बेस्ट एग्जांपल मुझे लगा कि अगर मुझसे कुछ चीज गिरी तो मैंने बोला वो ग्लास गिर गया, और अगर कोई और वो कर रहा है तो ग्लास गिरा दिया।
तो वैसे हमको किसी से भी बात करना है तो नेगेटिव वर्ड्स में नहीं बात करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड, एप्रिसिएशन और प्रेस के साथ बात करनी चाहिए। तो आई थिंक संबंध जो है हमारे अच्छे से स्टैब्लिश रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। जुड़ने के लिए एक कमेंट मैं उस पर कर देता हूं। आप देखिए, आपका एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन कब माना जाएगा? जब जो सिर्फ कमियां हैं आपकी, मैं उसी को देखूं और उसी को बार बार पॉइंट आउट करूं, या जो आपकी अच्छाइयां हैं, जो आपका ठीक वाला हिस्सा है, उसको भी मैं देखूं, उसको भी मैं रिकॉग्नाइज करूं, उसको भी मैं एप्रिशिएट करूं, तब आप हमारे साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। या सिर्फ जो कमियां हैं आपकी, मैं बार बार उतने को ही पॉइंट आउट करता रहूं, तब आप हमारे साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे? उत्तर साफ है ना? जो बात हमको अपने लिए दिखाई देती है, वही काम हम अगर दूसरे को भी चाहते हैं कि वो हमसे जुड़ सके, तो जरूरी है ना कि नहीं? कोई बहुत कठिन बात मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं कोई झूठी प्रशंसा करने भी नहीं कह रहा हूं, मैं कोई झूठा एप्रिसिएशन करने नहीं बोल रहा हूं। आप महीने में अगर 29 दिन अच्छा खाना बना के दे रहे, 29 डेज अगर अच्छा खाना बना के दे रहे, उसका रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन हम नहीं कर पाते। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाए या चाय में चीनी अधिक हो जाए, उसकी कंप्लेन हम जरूर कर लेते हैं। ये 29 दिन जो हमारे साथ आप ठीक कर रहे हैं, उसका रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन होना बनता है कि नहीं होना बनता है? और इनफैक्ट ठीक से देखेंगे ना, तो किसी दूसरे को समझने में सहयोग करने का पहला शर्त यह है कि उसके अंदर आपके लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये जो एक बड़ी गलती हम करते हैं ना, सामने वाले में अगर हमारे लिए एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो हमसे कुछ भी सुनने, समझने, सीखने को तैयार होगा क्या? और अगर हमारे व्यवहार के कारण एक निगेटिव ओपिनियन उसके अंदर बन गया है हमारे लिए, ठीक, तब तो हम कहीं से भी बात को शुरू करेंगे, वो उसको पकड़ भी पाएगा क्या? तो अगर हम सामने वाले को सहयोग करना भी चाहते हैं, ठीक, तो उसकी पहली शर्त है सामने वाले के अंदर हमारे लिए स्वीकृति होना। अगर मैंने ही आप में से कुछ लोगों के साथ जीने में बहुत खराब कर रखा हो पहले, आप यहाँ आ भी जाएंगे सुनने के लिए, तब भी आप हमको उसी निगाह से तो देखेंगे कि नहीं? मैंने सीधा नहीं भी कुछ खराब किया हो आपके लिए, 4 आदमी ने निगेटिव फीडबैक भी आपको हमारे लिए दे रखा हो ना, तो भी आप उस निगेटिव ओपिनियन से ही तो हमको देखने का काम शुरू करेंगे, उस निगेटिव एटीट्यूड से ही तो देखने का काम शुरू करेंगे। और जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप कुछ ज्यादा हमको सुन नहीं पाएंगे, ये मुझे पता है कि नहीं? क्योंकि तब तक तो पूरे समय कॉन्स्टेंटली एक थॉट अंदर चलता रहता है कि यार ये जो कह रहा है वो ठीक है, कि जो हम सुन रखे हैं वो ठीक है। कॉन्स्टेंटली वो चलता रहता है। तो हमको ये पकड़ना जरूरी है कि किसी अगले को हम समझने में सहयोग करना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त है अगले का हमारे साथ जुड़ाव महसूस होना। उसको ये दिख पाए कि मैं उसके शुभ की सोचता हूं, उसको ये दिख पाए कि मैं उसको सहयोग करने के लिए, उसके हित के लिए, उसके भले के लिए तत्पर हूं, तब तो वो टर्न होकर के सुनने का काम कर सकता हमको। और उसकी जगह ये नहीं है, जुड़ने की जगह ये नहीं है कि आप अगले की कमियों को पॉइंट आउट करें, बल्कि वो काम जुड़ने के बाद कर सकता है कोई एक दूसरे के लिए, ना कि जुड़ने के पहले। जुड़ाव के पहले अगर कमियों को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, तो अगला घायल और आहत होता है। ठीक, पलट करके वो 2 में से एक काम करेगा, या तो अपने डिफेंस में बहुत सारे आर्गुमेंट देगा, या बताएगा कि तुम कौन से ठीक हो, हमारा तो तुमने बता दिया, कभी अपना भी पलट के झांक के देखे हो कि क्या हालत है तुम्हारा। ये 2 में से एक जगह पर चीजें जाएंगी अगर अगले के मन मानस में हमारे प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है, तो स्वीकृति नहीं है। तो
तो कमियों को बताने का और उसमें सुधार का काम अगले में हमारे प्रति स्वीकृति होने के बाद ही संभव है, पहले कैसे संभव है? और वो स्वीकृति बनती है दो चीजों से। एक हमारे ठीक जीने से, जो दीदी ने कहा ना 100% ही ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी कमी रह जाती है ना अगले में उसकी शिकायत बनी रहती है और वो उतना तकलीफ देता है, उसको तकलीफ देता है। तो एक तो ठीक होता है, अगले में जगह बनता है हमारे ठीक जीने से। दूसरा जो जगह बनता है ना वो जगह बनता है अगले की जो अच्छाई है उसको रिकॉग्नाइज करने से, एप्रिशिएट करने से, वैल्यू देने से। आप अपने लिए ही पलट के देखिए ना, ये दो चीज कोई आपके साथ करे तो आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे कि नहीं? आप उसको सहयोगी के रूप में देखेंगे कि नहीं? आप उसको अपने शुभचिंतक और हितैषी के रूप में देख पाएंगे कि नहीं? किन्हीं को कठिन तो नहीं लग रहा? पीछे आवाज आ रही ना? बढ़िया। हाँ, तो आपके फीडबैक पे मुझे इतना कहना था दीदी। हाँ, अभी हम फीडबैक सुनने का काम कर रहे हैं, तो अब आप बता सकते। हेलो, हम यह समस्या आती है तो उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद समाधान या सल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच का प्रस्ताव आप रख रहे हैं। मुझे बस क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि मैं सही समझा या नहीं। जी। और दूसरा कि जीवन विद्या का प्रस्ताव ये है कि हम सबकी जिंदगी में जो वो वर्ड मेरे को बहुत हिट कर गया आपका, कि जो आपने बोला हंसते हंसते, लेकिन बहुत इंटेंस था वो, कि जो हम सबकी जिंदगी में आग लगी हुई है उसमें इंटरवेंशन का काम करेगा जीवन विद्या का प्रस्ताव। प्रॉब्लम की साइड से देखेंगे तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सॉल्यूशन की साइड से देखेंगे तो हर मानव के सुख समृद्धि पूर्व, हर मानव के अपने लेवल पर, परिवार में, समाज में, नेचर के साथ सुख समृद्धि पूर्वक जीने का, हार्मोनियस जीने का पाथ ओपन करता है। एक पॉसिबिलिटी देता है हमको कि अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ इज फीजिबल, इज पॉसिबल। ये संभावना ओपन करता है, संभावना ओपन करता है। और तीसरा, अभी के दूसरे को मतलब किसी दूसरे के लिए हमारा बिहेवियर या हमारा अच्छाई तभी स्वीकार होगी जब उसके अंदर ओपननेस है और क्या बोला आपने कि हमारे प्रति एक्सेप्टेंस हो, एक्सेप्टेंस हो या ओपननेस हो, वो तभी हो सकता है। तो ये चीज तो बहुत बड़ी कंडीशन लग रही है, मतलब कि ये तो फिर वैसा ही हो गया कि सामने वाले के अंदर कुछ हो तो चीज बैठेगी, वरना दिक्कत हो सकती है। हम इसको रिजॉल्व तो करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि 2 मेजर तरीके हैं, बट फिर भी अभी के लिए मुश्किल लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। वही आप जो कह रहे हैं उसमें मैं, उल्टे कटोरे में पानी नहीं डाला जा सकता, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी नहीं डाला जा सकता। इसका मतलब इतना ही है कि पहला स्टेप कटोरे को सीधा करना है, ना कि पहला स्टेप पानी लाके बाल्टी से उसमें डालना है। ये समझ में आता? हम एकदम सिंपल उदाहरण दे रहे हैं। कटोरा अगर सीधा है, आप आराम से एक जग से, एक बाल्टी से लाके उसमें पानी भर सकते हैं। लेकिन अगर कटोरा उल्टा है तो उल्टे कटोरे में पानी नहीं भरा जा सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कभी पानी नहीं भरा जा सकता। उसका मतलब इतना ही है कि फर्स्ट स्टेप कटोरे को सीधा करना है, ना कि जग से पानी लाके डालना है। तो ऐसे ही अगर अगले में एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे प्रति, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप उस एक्सेप्टेंस को क्रिएट करना है, न कि फर्स्ट स्टेप बहुत सारा इंफॉर्मेशन लाके अगले को दे देना है। ये स्टेप चेंज होगा।
के लिए काम करना है, न कि बहुत सारे इंफॉर्मेशंस की बम्बार्डिंग अगले के ऊपर करनी है। और वो क्रिएट होता है दो चीजों से, एक हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से। क्यों क्रिएट हो जाता है? क्योंकि जिंदगी भर भी आपके साथ अपमान करता हुआ व्यक्ति आपसे अपमान की अपेक्षा रखता है कि सम्मान की अपेक्षा रखता है? सम्मान की। जिंदगी भर भी आपके साथ विरोध करता हुआ व्यक्ति आपसे विरोध की अपेक्षा रखता है कि स्नेह की? स्नेह की। तो जैसे ही हमारे जीने में वो सम्मान होता है, वो स्नेह होता है, उसका आराम उसको कहीं ना कहीं मिलता है। मैं कल और परसों भी इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था। लैंग्वेज में हम सम्मान और स्नेह को कितना भी एक्सप्लेन कर दें, उससे आपको आराम नहीं मिलता है। हमारे जीने में जब आपको सम्मान और स्नेह आपके प्रति दिखाई देता है, तो उससे आपको आराम मिलता है। वो जगह है जो आप में स्वीकृति देता है कि हाँ, श्याम मेरे शुभ की सोचता है। एक जगह वो है। माइक दे दीजिए। और दूसरी जगह ये है कि अगले का जो अच्छा किया हुआ वाला भाग है, उसकी जो अच्छाई है, उसका जो ठीक वाला भाग है, उसको रिकॉग्नाइज कर पाना, उसको वैल्यू देना, उसको एप्रिशिएट करना, उसके आधार पर उसके साथ जीने के प्रोग्राम्स को बना पाना, ये दूसरा डिजाइन है उसके साथ जुड़ने का। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। आपको कुकिंग नहीं आती है, इससे मैं आपके साथ जीने का कोई प्रोग्राम नहीं बना सकता हूं। लेकिन आपको ड्राइविंग आती है, ये अगर मैं देख पाता हूं। कुकिंग नहीं आता है, ये भी वैलिड है, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसको। लेकिन आपको ड्राइविंग आती है, इसको अगर मैं पहचान लूं, तो आपके साथ जीने का प्रोग्राम बन सकता है हमारा, कि नहीं? आपको आर्ट नहीं आता है, इससे आपके साथ जीने का प्रोग्राम नहीं बनेगा। ठीक। आपको म्यूजिक आता है, ठीक, इससे आपके साथ जीने का प्रोग्राम बन सकता है कि यार एक वंदना गीत सुना दिया करना सेशन के पहले, कि नहीं? आपको म्यूजिक नहीं आती है, इससे जीने का कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता है। आपको आर्ट आता है, इससे जीने का प्रोग्राम बन सकता है कि इन सारी बातों को आर्ट के फॉर्म में कैसे हम दूसरों तक एक्सप्रेस करने का काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि संबंध को एक्सप्रेस करना हो, व्यवस्था को एक्सप्रेस करना हो, स्नेह को एक्सप्रेस करना हो, आर्ट के फॉर्म में भी कोई बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर ही सकता है ना, कि नहीं? वो एक चीज तो आप कह रहे हैं, मतलब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव और सब कुछ बाकी जो उसके शेड्स हैं उसके साथ ही उसको देखा जाए। जी। और उसमें भी निगेटिव देखने के तो हम अभ्यस्त हो ही गए हैं, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल। पॉजिटिव वाले भाग को देखने के लिए एफर्ट करने की जरूरत है। और दूसरा एक और चीज कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रही है कि अगर हमने हमेशा किसी के साथ अपमान किया है या विरोध किया है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन तो विरोध और अपमान की ही होगी। लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट की होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन तो विरोध की ही होगी ना, क्योंकि जैसे आपने बोला कि वो भी तो बैगेज से देखेगा ना। आगे आपका प्रश्न रिस्पॉन्ड कर देता हूं। आप देखिए, तो ये बात तो सही है कि आप कहेंगे नालायक फिर से आ गया, फिर से मेरा अपमान करेगा, फिर से मेरा विरोध करेगा। लेकिन ऐसा सोचते हुए भी आप परेशान होते हैं कि आराम में रहते हैं। ठीक। हाँ, आप चाहते क्या हैं? श्याम बदल जाए कि श्याम वही पुराना तरीका अपनाए रखे? बदल जाए। इसका मतलब ये जो व्यवहार हम कर रहे हैं, आप गेस तो कर रहे हैं कि श्याम ऐसा ही करेगा, लेकिन आप चाहते नहीं हैं कि श्याम ऐसा करे। आपका गेस तो होगा, ये बात सही है आपका कि वे 3 साल 4 साल से आप हमको ऐसा करते देखे हैं, तो आपका ये गेस तो होगा कि श्याम आया है, अभी फिर से हमारा अपमान करेगा, फिर से हमारा विरोध करेगा। लेकिन चाहते नहीं हैं हम ऐसा, इतना ही बात कहना चाह रहे हैं। चाहत में नहीं है वो, गेस तो कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। दीदी, हर इंसान मतलब अंदर से उसका इंस्टिंक्ट जो है वो प्योरिटी ही है।
हर इंसान सुख चाहता है, सम्मान चाहता है, विश्वास चाहता है। तो अगर हम किससे मतलब इसलिए मतलब ये जो गुण है वो गुण ही हमें डेवलप करने हैं, और तभी हम मतलब दूसरे को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब अपने अपने आप में स्ट्रांग होंगे इन सब गुणों के साथ, तभी दूसरे को मतलब हम वो कर सकते हैं, सहयोग कर चेंज सकते कर हैं। सकते हैं। जी अब जैसे कोई इंसान सामने वाला गुस्से में है, तो अगर हम उससे जरा थोड़ा सा भी प्यार से बोल देंगे ना, तो वो एकदम कूल डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी अंदर से उसको भी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट उसका भी गुण ही है, वो भी प्यार, स्नेह, विश्वास वो सब ही चाहता है। और वो प्यार, विश्वास और स्नेह नहीं मिला है, इसीलिए गुस्सा कर रहा है। हाँ हाँ यही है। तो इसका मतलब कि हमें ही पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है इन सब गुणों के साथ। वो हमारे अंदर ही है, नेचुरल है, इसीलिए तो हमें वो चीज ही एक्सेप्टेबल है ऑटोमेटिकली। मतलब हर इंसान यही चाहता है ना अंदर से। तो इसका मतलब ये हमारे अंदर कोर में बैठे हुए हैं, बट क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं, या हमने मतलब शुरू से कुछ आसपास देखा है माहौल, तो वो चीज परत पड़ गई है अवगुणों की। तो शायद वो उन अवगुणों को हटाने के लिए गुणों को ही अगर हम स्ट्रांग बनाएंगे, तो खुद भी चेंज हो जाएंगे, दूसरों को भी चेंज जी कर सकते जी हैं। भी वो कि सबको चाहिए तो सब कुछ, पर देने को हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। जैसे स्नेह, प्यार, विश्वास, किसी को आदर देना, रिस्पेक्ट करना चाहते तो हैं हम दूसरे से, पर उतना हमें मिल नहीं पाता, तो हमें क्रोध आता है और वो बातें थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ती जाती हैं और वो भयंकर एक प्रतिशोध का रूप ले लेती हैं। बहुत अच्छे से कल चीजें समझी, पर एक चीज थोड़ी मेरा डाउट है कि आपने जो सुख की परिभाषा दी है उसमें आपने बताया कि जिस जिस परिस्थिति में मैं होता हूँ उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज रूप में स्वीकार होता है। तो जो भी इसका मतलब, यहाँ तक मैं ये समझी हूँ कि जो जो सिचुएशंस में हम होते हैं, चाहे वो बैड है, चाहे वो गुड है, चाहे वो न्यूट्रल है, तो हमें सुख मिलता है कि नहीं वो, पर मुझे सहज स्वीकृति का मतलब नहीं समझ आया। वो आप प्लीज कृपा कीजिए कि वो क्लियर हो जाए मुझे कि सहज स्वीकृति मतलब वो मेरी स्वीकृति है, बट वो किस मामले में स्वीकृति है, मतलब वो मुझे समझ नहीं आया। एक दो उदाहरण से उसको क्लेरिफाई करने की हम कोशिश करते हैं, बाकी फिर देखें। हमारा बेस पॉइंट है कि आगे अगर हमने 7 दिन सारी चीजें समझनी है जीवन विद्या के बारे में, तो सहज स्वीकृति किस पॉइंट पे हमें वो सुख, क्योंकि वही मेन सुख है। सहज स्वीकृति इज इक्वल टू सुख। तो वो सुख जो सब दुनिया ढूंढ रही है, पूरे वर्ल्ड में देख लो, सब कहते हैं कि हे भगवान, मंदिर में जाते हैं, हे भगवान हमें सुख दे दो, सुख समृद्धि, 2 वर्ड सब लोग बोलते हैं, सही बात। सुख समृद्धि दे दो, सुख समृद्धि दे दो। तो मेन बेसिक पॉइंट है कि हाँ, सुख होता क्या है। ठीक कह अगर रहे हैं। मैं कल को किसी को समझाने को, सपोज समझाना तो नहीं है, अभी आपने बोला कि वो अपने आप, बट स्टिल एक मेरे नॉलेज में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज सुख। सहज स्वीकृति में सुख है, तो सहज स्वीकृति क्या है? ठीक बात है, थैंक यू जी। उचित प्रश्न है आपका। मैं रिस्पॉन्स के रूप में नेचर और एग्जिस्टेंस की जगह पर कैसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। क्योंकि हर एक के लिए सुख की डेफिनेशन अलग है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, वो उसके लिए सुख है। किसी को बहुत मिला है तब भी वो सुखी नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहता है कि एक्चुअली में सुख क्या है तो ना? सब ढूंढ रहे हैं, है ना। तो दोनों को थोड़ी बात में कर देता हूँ ना, तब भी हम इस प्रश्न को फिर से एड्रेस करेंगे, क्योंकि आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि मूल मुद्दा तो सुख और समृद्धि ही है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। जो बात आपने कही ना कि कितने में संतुष्टि मिलती है, उसको और एक्सपेंड करूंगा, बट अभी के लिए इतना ही उत्तर है कि हमारी आवश्यकता की अगर हमको पहचान हो जाए तो उससे अधिक उपलब्ध होने के भाव में समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है। हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक है, इस भाव का नाम समृद्धि है। ठीक, तो समृद्धि के लिए 2 हिस्सा है, एक है आवश्यकता की पहचान होने का, दूसरा हिस्सा है उससे अधिक उपलब्ध होने का।
ये आवश्यकता की पहचान में तो हर आदमी की अलग अलग जरूरत हो सकती है। आपकी 4 रोटी की भूख हो सकती है, मेरी हो सकता है 2 रोटी की ही भूख हो। आप जितने तरह के काम करते हैं उसमें हो सकता है आपको 15 जोड़ी कपड़े की जरूरत हो, हमको हो सकता है 6 से ही काम चल जाए। आपके घर में रहने वाले लोग ज्यादा हैं तो शायद आपको 4 कमरे का घर चाहिए हो सकता है, मेरे को हो सकता है 2 कमरे का घर भी पर्याप्त पड़ जाए, 1 कमरे का भी पर्याप्त हो जाए, रहने वाले नहीं है तो ये जरूरतें तो भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अपनी आवश्यकता को पहचान करके उससे अधिक होने पर जो भाव प्रोस्पेरिटी का होता है वो तो एक जैसा होता है सबका। और ये भाव संभव ही नहीं है अगर हमने अपनी आवश्यकता की पहचान नहीं की हो तो। अगर अपनी आवश्यकता की पहचान ही नहीं हुई हो तो ये प्रोस्पेरिटी कितना भी इकट्ठा हो जाने के बाद संभव ही नहीं है। जिसका उदाहरण मैं पहले दिन दे रहा था कि एक ग्लास के नीचे अगर बेस नहीं हो, बॉटम नहीं हो, पेंदी नहीं हो, कितना भी पानी ला करके उसमें भर दीजिए, वो ग्लास कभी भरने वाला है क्या? इसीलिए आप बहुत सारे घरों में देखेंगे पिछले 20 सालों में 25 सालों में सुविधाएं बहुत बढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोस्पेरिटी का, समृद्धि का भाव नहीं आया है, क्योंकि जो पहला ही काम था आवश्यकता की पहचान करने का, वो पहचान ही नहीं किया हमने, वो पहचान ही नहीं किया। इसलिए सुविधाएं तो बढ़ती चली गई, संसाधन तो बढ़ता चला गया, लेकिन उपलब्धि कुछ खास प्रोस्पेरिटी के रूप में नहीं हुई। और एक्सपेंड करेंगे हम इसको। ऐसे ही जो सुख को लेकर के और सहज स्वीकृति या नेचुरल एक्सेप्टेंस को लेके आपने बात कही ना, इसको अगर फैमिली के लेवल पर देखेंगे तो ये दिखता है कि मनुष्य मनुष्य के साथ संबंध में विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, प्रेम का भाव, और फैला के कहूं तो आगे परिवार में व्यवस्था में बात करूंगा, ममता का भाव, वात्सल्य का भाव, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव, गौरव का, ग्लोरी का भाव, श्रद्धा का भाव, रेवरेंस का भाव, ये सारे फीलिंग्स हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ जीते हुए। क्यों कह रहे हैं इसको हम नेचुरली एक्सेप्टेबल? आप ही देखिए कि जब स्नेह का भाव आपके अंदर होता है तब आप सहजता में रहते हैं, या जब विरोध का भाव होता है तब सहजता में रहते हैं? स्नेह का, ये जो सहजता में रहना है ना, इसी का नाम सुख है। और ये जो असहजता अपने अंदर हमारी शुरू हो जाती है, इसी का नाम तो दुख है। सहजता वो स्थिति है जिसमें हम कंटिन्यूटी में बने रहना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। असहजता हमारा वो स्टेट है, हमारी वो स्थिति है जिससे हम हर संभव कोशिश करते हैं बाहर निकलने का। तो मानव मानव संबंध में देखिएगा तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, ममता, केयर, गाइडेंस, वात्सल्य, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, गौरव, ग्लोरी, श्रद्धा, रेवरेंस, प्रेम, लव, ये फीलिंग्स हमको एक दूसरे के साथ नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो भी अपने में वेरीफाई करके देख लिया जाए। इन फीलिंग्स के साथ बने रहते हुए हम सहजता में, सुख में रहते हैं कि नहीं, वो भी वेरीफाई कर लिया जाए। ठीक है, वेरीफाई कर लिया जाए। तो परिवार के संदर्भ में तो इन फीलिंग्स के साथ जीना, ये हमारे सुखपूर्वक जीने का उपाय है। ऐसे ही समाज के लिए भी, प्रकृति के लिए भी, और आज मानव के लिए भी हम बात करेंगे ही। पर एक परिवार वाले को मैं एक्सपेंड करके वो कर दे रहा हूं कि सहज स्वीकृति किसको कह रहे हैं। ठीक है, बढ़िया जी। कि जो स्वयं के लिए जो नीड्स और ज़रूरतें और डिज़ायर पूरी हो जाएं, एक तो उनको जानना ज़रूरी है। जो आपने बोला कि आवश्यकताओं का जानना ज़रूरी है पहले जी। उसके बाद आपने बोला कि उनका अभाव से मतलब है कि उनका ज़्यादा होना
हाँ, उनसे अधिक होना, हाँ उससे अधिक होना हाँ। प्रॉस्पेरिटी है। जी। तो यहाँ पे तो थोड़ी गड़बड़ हो गई ना, मतलब अभाव की तरफ गए तो उसका तो अंत ही। अभी आते ना, ये भी अच्छा प्रश्न है। दीदी भी कल इस बात को कह रही थी कि ये आवश्यकता से अधिक किस लिए है। ठीक है, आवश्यकता भर ही क्यों नहीं कह रहे, अधिक किस लिए कह रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न कल दीदी पूछ रही थी। मतलब अधिक तो फिर वेग हो गया ना, मतलब इन द सेंस वही बता रहा हूँ, तो वही सबका अलग है, कभी पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आदत ये हो गई है कि अधिक में, अधिक से अधिक में, अधिक से अधिक में, और ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो मैं बोल नहीं सकता इतना अधिक, तो मैं इसलिए मैं मजाक पकड़ नहीं लिया। करना चाहता, बट पकड़ गए आप। आपकी बात पकड़ ली मैंने। आप जो अधिक से अधिक कह रहे हैं ना, वो बिना बेस लेवल के कह रहे हैं। अभी का जो समाज जीता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो बिना बेस या रेफरेंस लेवल के अधिक से अधिक की बात कह रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आवश्यकता की पहचान के साथ ये रेफरेंस लेवल हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि ये हमारा नीड है। अब इससे अधिक क्यों कह रहे हैं, अगर उसको पूछेंगे ना, तो ये अधिक सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है, दो कारण है उसका। एक तो ये है कि अधिक इसलिए नहीं है कि हम सदुपयोग करने के बदले भोग या दुरुपयोग करेंगे, इसलिए अधिक नहीं है। वो अधिक इसलिए है कि आप भी हमारे संबंधी हैं, आप हमारे घर आएंगे तो खिलाएंगे कि नहीं आपको, किसी अनुकूल अवसर पर, ठीक है, आपको कुछ शेयर करने के लिए गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे। ठीक, ये जो परस्परता में दूसरों के भी व्यवस्थित जीने का काम हो जाए, दूसरों का भी हार्मनी में जीने का काम हो, उस एक्सप्रेशन के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे ही समाज के सिस्टम्स में स्कूल्स की जरूरत होगी, कॉलेजेस की जरूरत होगी, हॉस्पिटल्स की जरूरत होगी, बाकी सिस्टम्स की जरूरत होगी। वहां पर हम, कोई परिवार ही तो कंट्रीब्यूट करेगा, कहां से आएगा रिसोर्सेज। समाज में अगर एक मैरिज हॉल भी हमको बनाना है कि गांव के सभी लोगों की या शहर के सभी लोगों की शादी वहां पे हो सके, रिसोर्सेज तो कोई परिवार या कुछ परिवार मिलके ही देंगे ना, क्योंकि रिसोर्सेज पैदा तो किसी परिवार में ही होगा। तो वो एक्स्ट्रा इसलिए है कि दूसरों को भी सहयोग हो सके, वो एक्स्ट्रा इसलिए है कि सामाजिक गतिविधियों में भी भागीदारी हो सके। नहीं तो आप हमारे घर आएंगे कभी मिलने के लिए ना, तो अपना खाना साथ में बांध के लाना पड़ेगा कि नहीं। तो वो हमारे पास अधिक है तो हम सहजता से आपको भी खिला सकते हैं। वो अधिक दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, वो अधिक भोग करने के लिए नहीं है। आज का डिजाइन जो अधिक से अधिक का है ना, वह दुरुपयोग और भोग की मानसिकता से है। इसीलिए कितना भी अधिक हो जाए, संसार को अधिक लगता है, उस आदमी को अधिक नहीं लगता है। पूरे संसार को ये लग सकता है कि हमारे पास बहुत सुविधा इकट्ठी हो गई है, हमको नहीं लगता है, क्योंकि हमारा रेफरेंस लेवल ही गायब हो रखा है। तो यहां पर जो हम आवश्यकता से अधिक की बात कह रहे हैं ना, वो इसलिए कि आप अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आते हैं, संबंधी के रूप में आते हैं, तो आपके साथ भी हम उसको जरूरत पड़ने पर शेयर कर सकें। सोशल एक्टिविटीज में, सामाजिक भागीदारी में भी आवश्यकता के हिसाब से हम उसको उपलब्ध करा सकें, उसको लगा सकें। और अगर अपने अंदर ये शंका होती हो, कल भाई साहब दिख नहीं रहे हैं, कल उनका बार बार ये प्रश्न था कि हाँ अभी दिख गए भैया, मैं आपको नीचे ढूंढ रहा था। आदत ऐसे ही होती है, देखिए। तो कल वो बार बार कह रहे थे कि आज तो खाने को हो गया, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा। थोड़ी अधिक मात्रा में वो उपलब्ध रहती है ना, तो कल परसों तक के लिए भी हम थोड़े निश्चिंत रह पाते हैं कि इतना भी क्राइसिस नहीं है। वो जो भय होने की संभावना है ना कि कल खाने को मिलेगा कि नहीं, परसों मिलेगा कि नहीं, उस भय से हम थोड़ा निश्चिंत हो पाते हैं, मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि हमको दिखता है कि कुछ दिन तक नहीं भी ठीक होगा तो चीजें चल सकती हैं, और उतने समय में हम फिर आगे बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट माइक इधर दे दीजिए। उदाहरण देता हूं, जैसे मैं किसान परिवार से आता हूं,
ठीक है, तो हमारे यहाँ हर साल गेहूं की खेती होती है, ठीक है, तो हमको पता ही है कि अगले साल हमारा गेहूं का प्रोडक्शन होने वाला है, तो एक साल के लिए हम गेहूं रखते हैं तो हमको लगता है कि सफिशियंट है। सेफ चलना चाहें, ऐसा लग जाए कि अकाल पड़ सकता है, ओले पड़ सकते हैं, कुछ खराब हो सकता है, एक साल और एक्स्ट्रा रख लें, 2 साल के लिए गेहूं रख लेंगे तो हमारा सफिशियंट हो गया, क्योंकि 2 साल में तो फसल हो ही जाती है। ये हमको पिछले 100 साल के इतिहास में दिखता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 साल ही फसल नहीं हुई, तो 2 साल के लिए रख लेंगे। वही अगर 10 साल और 20 साल आप सिक्योर करने लगे हैं तो उसका भी अंतिम लिमिट पहचानना जरूरी है कि हमारी उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल ही है, उससे ज्यादा तो नहीं है। दूसरा, हमको ये पहचानना जरूरी है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारे पास है, वो खत्म नहीं हो गया है। ये जो हम सोचते हैं ना 7 पीढ़ी उगाएगी और उसके लिए हम ही कर देंगे 7 पीढ़ी के लिए, मैं सबसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आप क्या मानते हैं कि आपकी 7 पीढ़ी लूली और लंगड़ी पैदा होगी जो काम नहीं कर पाएगी? ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना जी। वो 7 पीढ़ी के पास भी कुछ बुद्धि होगा कि नहीं, कुछ हाथ पैर होगा कि नहीं, कुछ काम करने की तमीज होगी कि नहीं होगी? ऐसा तो नहीं होगा ना जी कि वो पीढ़ी बिल्कुल व्हील चेयर पे घूमने वाली 7 पीढ़ी होगी जो कुछ कर ही नहीं सकती और सब हम ही को करके जाना है। ठीक, तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि हम ही अकेले तिस्मार खा नहीं हैं जो पूरे संसार का बोझ अपने सिर पे उठा के चल रहे हैं। अजी आदमी कैपेबल है अपनी जरूरत से अधिक को क्रिएट करने में, और अगर सचमुच करना ही है बच्चे के लिए तो क्या ठीक है, उसको नालायक बना करके 3 पीढ़ी का खाने का इंतजाम रख के जाएं, ये ठीक है? या उसको इतना लायक बना दें कि अपना पेट भी भर सके, 4 और लोगों का भर सके, ये ज्यादा ठीक है? कि नहीं? कोई कठिन सवाल तो नहीं पूछ रहा हूं ना मैं, कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ जरूर आएंगे इधर, और जो भी राकेश भैया कुछ कहना चाह रहे हैं उस पर आऊंगा, पर पहले इनका सुन लेता हूँ। थोड़ा सा मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि इतने लोगों के बीच में तीसरा बार माइक पकड़ के नहीं, कोई आपको संकोच नहीं दिक्कत करिए, नहीं होगी, बाकियों का परसेप्शन बदल जाएगा मेरे प्रति। कोई खैर संकोच वो नहीं एक करिए। अलग बात है, लेकिन कि सुखी रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, एसेंशियली बात आप वो कर रहे हो। बट आप कह रहे हो कि मतलब हम इस स्तर पे हैं कि 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करना बेस्ट चीज मानी जाती है सोसाइटी में। सिंपल एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि वो है नहीं इधर, तो मैं बोल सकता हूं, मुकेश अंबानी इस बात की पूरी दुनिया उसकी इज्जत इसलिए करती है क्योंकि उसने पिछले अपने 10 पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर लिया। हाँ चलो इन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया, बट मैं बोलना नहीं चाहता उतना, बट 10 के लिए कर दिया। और ये चीज हम सबके लिए, ऑलमोस्ट 99.99% लोगों के लिए गर्व की चीज है कि वो पहुंच गया उधर। आप बोल रहे हो कि 2 साल में काम हो जाए, मतलब 2 साल की चीज हम करें, हमारा डिस्टेंस उतना है, वो हमारी ग्लोरी है। आप कह रहे हो कि वो ग्लोरी तो छोड़ो, आप तो 2 साल में कर लो, तो उसके अंदर जो गैप है वो गड़बड़ कर रहा है। नहीं, मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूं। हाँ क्यों नहीं, माइक दे दीजिए। राकेश भाई आप भी अगर कुछ पहले कहना चाहें तो कह सकते हैं, हम बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे आप नहीं रुक पाते ना, ऐसे किसी बिलियनायर ने जो वर्ल्ड के नंबर 1 में आता था ना, उसने कहा कि मैंने जिंदगी भर ऐसे पैसे कमाए हैं कि अब मैं बुढ़ापे में आराम से जीना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि मैं रुकूं कैसे, इसीलिए मैं धन कमाने में लगा हुआ हूं। देखो 3 चीज है, एक है कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख, एक दर्शन ही है आज जिसकी आप बात कर रहे हैं। दूसरा है जियो और जीने दो,
जियो और जीने दो। और तीसरा दर्शन है जीने दो और जियो, जीने दो और जियो। अब आप ये देखो, अगर पहले वाला दर्शन है, परिवार में 4 भाई है और चारों मुट्ठी में करना चाह रहे हैं अपनी, तो उनमें युद्ध होगा नहीं होगा, तनाव होगा नहीं होगा, उनका जीवन नरक होगा नहीं होगा। एक है जियो और जीने दो। सारे पशु यही कर रहे हैं। ये पशु जगत जो है अपने पेट तक सोचता, दूसरे की चिंता नहीं करता, पर जोड़ता भी नहीं है ना। तो मनुष्य कुछ बड़ी चीज है, बड़ी चीज है मनुष्य कुछ, है ना। इसलिए जीने दो और जियो, सबके भले में मेरा भला। अब इस विचार को एक बार देखो जी, क्या धरती स्वर्ग हो जाएगी, स्वर्ग, सारे संकट खत्म, सारे दुख खत्म। जीने दो और जियो। मनुष्य का काम ही यही है। ये पशु का काम है कि जियो और जीने दो, और शैतान का काम है कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख। अब आपको किस तरफ चलना है, शैतान बनना है, पशु बनना है, या इंसान बनना है, ये तय आपको करना है। धन्यवाद। राकेश भैया कुछ कह रहे हैं, इनको भी सुन लेता हूँ फिर। तो आवश्यकता से अधिक की जब बात होती है, तो जब हम भोजन की बात करते हैं तो उसमें तो दिखता है कि आवश्यकता से अधिक हो जाए। कपड़े की बात करते हैं तो भी दिखता है कि थोड़ा आवश्यकता से अधिक हो जाए। या घर मकान की बात करते हैं तो भी दिखता है कि भाई 1-2 रूम ज़्यादा हो जाए, अतिथि आ जाएंगे तो। लेकिन जब ये बात आ रही थी कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे 2 कार की आवश्यकता है और मेरे पास में 4 हो जाए, तो ये आवश्यकता से अधिक होगा कि नहीं होगा, ये समृद्धि में आएगा कि नहीं आएगा। या 2 मोबाइल की आवश्यकता है तो 4-6 मोबाइल हो जाए, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो आवश्यकता में होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको एक बार आप और एड्रेस कर। बढ़िया, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको एड्रेस कर देता हूँ। उसके पहले भैया आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो आपका भी सुन लो, फिर आते हैं। गुड मॉर्निंग। मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम जब भी अपनी बात रखते हैं तो हम ये कहे कि 99% 90% लोग का यही मानना है। हम अपने आप से बोलें अपने संदर्भ में तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम ये सोच के बोलें कि बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो जाता है कि मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, एंड बट उस पूरा मतलब उसमें इंक्लूड किया जा रहा हूँ। तो बस दरख्वास्त है कि जब भी हम अपनी बात रखनी चाहें, उसे पुख्ता करने के लिए हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप से उससे बोलें तो थोड़ा सा सही रहेगा। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो। बढ़िया। तो जो बात कह रहे थे ना, मैं उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड करके फिर भैया की बात पर भी आता हूँ। देखिए, मैं दूसरों के लिए ये नहीं तय कर रहा हूँ कि कितने दिन का कमा करके इकट्ठा करें। वो तो उन्होंने मेरे संदर्भ में प्रश्न पूछा, तो मैंने उसको अपने उदाहरण से ये बात बताया कि भाई मुझे ये दिखाई देता है कि मेरे घर में हर साल गेहूं का उत्पादन हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए मुझे स्टोर करके 1 साल के लिए रखना है। थोड़ा सेफ साइड में भी चलता हूं तो 1 साल के लिए और रख लेता हूं, 2 साल में हमारा काम चल जाता है। ऐसे जो चीजें हमको हर 3 महीने में उत्पादन कर रहे हैं या हर दूसरे दिन हमको उपलब्ध हो जा रहा है, उसको 2 दिन का 4 दिन रख लेंगे, उतने से हमारा काम चल जाता है। लेकिन ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करें। मैं कह रहा हूं कि आप अपने लिए ये देखना शुरू करें कि अगर आवश्यकता की पहचान नहीं होगी हमारी, तो कभी भी प्रोस्पेरिटी का फीलिंग आ सकता है क्या हमारे में। ऐसे ही जो आपने बात कही ना, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं उसी पर प्रश्न उठा रहा हूं कि ये इतना का मतलब कितना, इसको समझदारी से तय करेंगे कि नहीं करेंगे। अपनी आवश्यकता को आइडेंटिफाई करने के आधार पर, पहचानने के आधार पर, ये इतना का उत्तर हमको हमारे पास होने की जरूरत है कि नहीं है। अगर ये इतना ही पता नहीं हो कि कितना, तो कैसे ये तय होगा कि साई ने पर्याप्त दे दिया कि नहीं दे दिया। तो पहला जगह जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर फिजिकल नीड, वो जरूरी है। और मैं उसको कट करने भी नहीं कह रहा हूं कि आपकी 4 रोटी की भूख है तो आप फास्टिंग करके 2 खाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप देखना तो शुरू करें। 4 रोटी की भूख है तो आप 4 ही खा सकते हैं, 5 नहीं खा पाएंगे।
खाएंगे तो शरीर और स्वास्थ्य को समस्या देगा जी। आपका कपड़ा अगर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर में सिलाता है ना, 8 मीटर का कपड़ा सिलवा के आपको दे दें, वो नहीं पहन पाएंगे आप। 2 कपड़ा पहन लीजिए, एक के ऊपर एक 10 मीटर के 2 सिलवा के, नहीं पहन पाएंगे आप। ठीक है, रहने जाएंगे ना, अगर 10 कमरे के घर में आदमी को रहना हो, ठीक है, और 10 कमरा रहने के लिए प्रयोग करना हो, सुबह से शाम तक भागते रहना पड़ेगा एक एक कमरे में, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा ही हिस्सा पड़ेगा एक कमरे का, कि नहीं। हम अपनी जरूरतों को देखना शुरू करें कि हमारी जरूरतें क्या हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे, हम कट करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, कम करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, एप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि वो अगर नहीं होगा तो रास्ता नहीं निकलेगा इसमें। ये पकड़ में आया? माइक जब तक माइक जा रहा है ना, तब तक नो ऑफेंस टू एनीवन। अब उदाहरण आ गया अंबानी ब्रदर्स का, तो मैं सिर्फ 1-2 लाइन उस पर कह देता हूं, वैसे मैं किसी के भी नाम से बचना चाहता हूं। कल रात सम्यक ने एक डॉक्यूमेंट्री दी थी, सम्यक चला गया होगा कॉलेज, सम्यक ने एक डॉक्यूमेंट्री दी हमको किसी की बनाई हुई, जिसमें अनिल अंबानी के बारे में ही एग्जैक्टली ये बात, कई लोगों के बारे में लिखी थी, उनके बारे में भी ये बात लिखी थी कि साल 2009 में ये दोनों भाई कई साल तक पब्लिकली एक दूसरे से लड़ते रहे। सो मच सो कि 2009 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये रिक्वेस्ट किया इनको कि भाई अपना झगड़ा पर्सनली निपटा लो, पब्लिक में इस तरह से करोगे तो देश की इज्जत, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल कंडीशन, ये तीनों खराब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, उतने पैसे के साथ अगर परिवार में 2 भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो, वो आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? तनाव में रहेंगे कि आराम में रहेंगे? उत्तर बहुत साफ है ना। और अगर आवश्यकता की पहचान नहीं हुई हो ना, तो मजे की बात यह है कि 1000 करोड़ वाले आदमी को भी उतना ही अभाव लगता है, 10,000 करोड़ वाले को भी उतना ही अभाव लगता है, 100 करोड़ वाले को भी उतना ही अभाव लगता है, और जिसके पास 1 लाख है ना, उसको भी उतना ही अभाव लगता है, क्योंकि पेंदी गायब है, वो बेस नहीं है, वो बॉटम नहीं है, इसलिए अभाव एज इट इज बना रह जाता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे ना कमाएं, मैं फिर से बता दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ना कमाएं, लेकिन आवश्यकता की पहचान के बिना अगर भाग रहे हैं तो हमको पता नहीं है कि हमको कहां जाना है, और हमने दौड़ लगा दी है। हमको पता नहीं है कि हमको पहुंचना कहां है, और हमने पूरी ताकत से अपनी दौड़ लगा दी है, कभी भी कहीं पहुंच पाएंगे क्या? तो ना कमाए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर वो एप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई करके नहीं चलेंगे तो फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी, इकट्ठा चाहे जितना भी हो जाए। तो साधन विहीन से साधन संपन्न तो हो जाएंगे, लेकिन प्रोस्पेरिटी के बदले डिप्रीवेशन ही बना रहेगा। और अगर किसी को लगता हो कि डिप्रीवेशन में ही जीना है, तो मुझे उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है जी। ये आप अपने लिए डिसाइड करके देख लीजिए कि वेदर यू एस्पायर फॉर डिप्रीवेशन और प्रोस्पेरिटी। तो एक तो मैं ये कह रहा हूं, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ सुविधा कमाने से ही जिंदगी चलेगी, या परिवार में संबंध पूर्वक जीने के लिए भी कुछ समय और प्रयास लगाएंगे। अगर परिवार में संबंध पूर्वक जीने के लिए समय और प्रयास हम नहीं लगा पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सुविधा अधिक से अधिक कमाने में हम लगे हुए हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हमसे शिकायत होगी कि प्रसन्नता होगी? शिकायत होगी। उस शिकायत के साथ हजारों करोड़ भी हमारे पास हों तो हम आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? उसी डॉक्यूमेंट्री में कल दिखा रहे थे, एलन मस्क का दिखा रहा था कि उसकी बिटिया 18 साल की हुई ना, तो पहला स्टेटमेंट ये जारी करी कि मेरा अपने डैडी से कोई रिश्ता नहीं है आज के बाद से। ठीक है, अब आप बताइए कि ये बात किसी को सुनाई दे, उसको आराम होगा कि तकलीफ होगी? 1-2 बच्चे हों जिसके, और वो बच्चा ही 18 साल में कह रहा है, इसका मतलब वो वेट कर रहा है लंबे समय से। वैसा थोड़ी है कि आज रात सपना आ गया और सुबह उठ के कह रहा है जी।
पिछले कई वर्षों से वो भी बच्चे जैसा कैलेंडर बना के रखे होंगे, एक एक दिन काट रहे होंगे, तभी तो याद आ गया एग्जैक्टली 18 साल होने पे और ठप्पा मार दिया उसने। उससे किसी ने पूछा इंटरव्यू में एलन मस्क से कि दुनिया आपकी जैसा बनना चाहती है, यंग जनरेशन आपके जैसा बनना चाहती है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसने कहा मैं खुद ही अपने जैसा नहीं बनना चाहता हूं, मैं दूसरों को क्या कहूं। तो हमको ये पकड़ना जरूरी है कि ये जो बाहर से हमको इतनी चकाचौंध और जिंदगी का एक चेहरा दिखाई देता है, थोड़ा नजदीक जाके देखें तो सही कि अगर संबंध वाला पैर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है तो चल पाएगा क्या आदमी? मैं शाम के सेशन में भी ये बात कह रहा था, चलने के लिए अगर 2 पैर चाहिए, एक पैर 3 फीट लंबा हो, एक पैर 1.5 फीट लंबा हो, हम चल पाएंगे क्या? सुविधा के पैर को तो अधिक से अधिक करके हम आसमान तक पहुंचाने की कोशिश में लगे। उसका फल भी दिखता है, घरों में सुविधाएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अगर संबंध के व्यवस्थित होने में हम समय और प्रयास ही नहीं लगा रहे हैं तो वो पैर तो जिंदगी भर टेढ़ा ही रह जाएगा ना, कुपोषित ही रह जाएगा ना, कमजोर ही रह जाएगा ना, माल न्यूट्रिशन का शिकार ही रह जाएगा ना। तो एक वैसे टेढ़े पैर के साथ हम चलेंगे, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? उसको ठीक करने के लिए समय और प्रयास लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हम तो सिर्फ ये 2 बात कह रहे हैं कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान वाला भाग, दूसरा सुखी होने के लिए ये संबंध ठीक होने वाला भाग। अन्यथा साधन विहीन से साधन संपन्न तो हम बन जाएंगे, प्रोस्पेरिटी के बदले डिप्रीवेशन ही रहेगा, हैप्पीनेस के बदले अनहैप्पीनेस ही रहेगा। तो हैविंग लैकिंग फिजिकल फैसिलिटी से हम हैविंग फिजिकल फैसिलिटी में तो आ जाएंगे, साधन विहीन से तो साधन संपन्न में आ जाएंगे, लेकिन दुख और अभाव जिंदगी में यथावत एज इट इज महसूस होता रह जाएगा अगर हमने संबंध पर काम नहीं किया है तो, और अगर हमने अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम नहीं किया है तो। और मैं कम करने नहीं कह रहा हूं, मैं काटने नहीं कह रहा हूं, मैं उपवास करने नहीं कह रहा हूं, मैं त्याग करने नहीं कह रहा हूं, मैं तो अच्छे से व्यवस्थित होकर के जीने के लिए क्या जरूरत है उसको पहचानने के लिए कह रहा हूं जी। आप बैठे हैं एक कुर्सी पे ही तो बैठे हैं जी, 3 कुर्सी पे आपको एक साथ बैठना हो तो आप बैठ पाएंगे क्या? आराम देगा कि तकलीफ देगा? वो मुल्ला नसरुद्दीन का पुराना जोक बताते हैं लोग को, उसके घर आया, उसने बताया कि मैं इस एरिया का नेता हूं, तो नीचे बैठा हुआ होगा, उसने कहा आइए आप भी बैठ लीजिए। उसने कहा तुमको पता है कि मैं इस एरिया में जो है मतलब सिर्फ नेता ही नहीं हूँ, विधायक भी हूँ। उसने कहा अच्छा लीजिए कुर्सी, इस पे बैठिए, फिर अब आप नीचे तो नहीं बैठ सकते, ठीक है, अब नीचे कैसे बैठेंगे जी? फिर उसने कहा तुमको पता है कि मैं मंत्री भी हूँ यहाँ का। उसने कहा अच्छा आप सोफा पे बैठ लीजिए, ठीक। उसने कहा तुमको पता है कि मेरा अगला नंबर प्रधानमंत्री बनने का भी लगा हुआ है। उसने कहा ऐसा करिए कि सोफा के ऊपर कुर्सी रख लीजिए और फिर उसके ऊपर जाकर बैठ जाइए। क्या करेंगे जी? कहाँ जाके रुकेंगे? कहाँ जाके रुकेंगे? हमको दिखना जरूरी है कि वो सोफा के ऊपर कुर्सी लगा के बैठना इनकन्वीनियंस देगा, ना कि सहयोग देगा। समस्या पैदा करता है जी, सहयोग नहीं देता है। तो हम कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई तो कर लें जी, कुर्सी पे बैठना हो कुर्सी पे बैठ लें, सोफे पे बैठना हो सोफे पे बैठ लें, नीचे बैठना आरामदेह हो वो बैठ लें। आप अपने लिए आइडेंटिफाई तो कर लीजिए, नहीं तो सोफा के ऊपर कुर्सी लगा के बैठना हो ना, बैलेंस बनाने में ही जिंदगी गुजर जाएगी, बैठना तो दूर की बात है। आवश्यकता आपने बताया, जैसे वो आपका एग्जाम्पल दिया कि आप खेती के लिए 1 या 2 साल का स्टोर कर लेते हैं, आपके लिए सफिशिएंट होता है। ऐसा ही कुछ विचार हमारा भी परिवार में था कि जितना भी अर्न करते हैं उतना 1 साल या 2 साल की सेविंग है तो सफिशिएंट है। लेकिन ये परिस्थिति, एक विशेष परिस्थिति में ये चीज़ बड़ी मुश्किल में डाल दी थी जब कोविड आया, और कोविड के दौरान हमारा काम टोटली बंद हो गया था। तब वो 1-2 साल जो सेविंग थी वो भी काफ़ी डाउन हो गई थी, और 1-2 साल के बाद में हमने बहुत परेशानी झेली। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा जिन लोगों ने 4 साल 5 साल या जिनका 10 साल की सेविंग थी वो लोग काफ़ी रिलैक्स थे कंपैरेटिवली हमारे।
तो इन परिस्थितियों में कैसे हम अपनी आवश्यकता या समृद्धि को समझें? बढ़िया, इस पर हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे, पर 2 बात अभी मैं जरूर इस पर कर दूंगा, लेकिन आगे इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। एक तो इस विधि से जब देखते हैं ना, तो ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल तक कोविड रहेगा। किसी ने कोविड का भी एक अच्छा सर्वे निकाला है कि कोविड में जिन लोगों की मौत हुई ना, उनके आर्थिक कंडीशंस क्या थे, उसको निकाल के दिखाया है। ठीक, और वो दिखाता, डेटा तो ये दिखाता है कि मौत वहां ज्यादा है जहां पैसा पर्याप्त था, मौत वहां ज्यादा नहीं थी जहां पैसे नहीं थे। डेटा तो ये बताता है, ठीक, कोविड का ही। ठीक, देखना चाहिए पलट के, आजकल तो गूगल अवेलेबल हो गया है, सबको सब मिल जाता है जी। गूगल ने एक काम तो बढ़िया कर दिया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो इस तरह की जो क्राइसिस की सिचुएशंस है ना, इसके लिए एक एक आदमी, मेरे घर में कल आग लग जाए, पूरा घर जल सकता है, तो इसलिए घर बनाने का पूरा पैसा एक्स्ट्रा एक एक आदमी अपने बैंक अकाउंट में इकट्ठा रखे, ये ठीक है? या ऐसी अपवादजनक घटनाएं किसी के साथ होंगी तो हम आपस में संबंध पूर्वक एक दूसरे का इन सिचुएशंस में सहयोग कर सकें, इससे डील करना ज्यादा सरल है। अगर हमारा परस्परता में एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीने की मानसिकता हो, एक दूसरे के साथ सहयोग की प्रवृत्ति हो, तब इस तरह के क्राइसिस के सिचुएशन को हम ज्यादा सरलता से हैंडल कर सकते हैं। या एक एक आदमी अपने लिए उन क्राइसिस के सिचुएशंस को सोच करके उसकी प्लानिंग करे, तब हम ज्यादा सरलता से हैंडल कर सकते हैं। ये सिर्फ सवाल है मेरी तरफ से, सोचना आपको है। ये बात पहुंच गई जो मैं कह रहा हूं? अगर आपस में संबंध में आश्वस्ति पूर्वक जीने वाला भाग हो ना, तो क्राइसिस के फेजेस को हम आपस में मिल करके ज्यादा सरलता और सहजता से डील कर सकते हैं। उसको नहीं करके अगर हम सोचेंगे कि एक एक आदमी उस अकाउंट और बैंक बैलेंस से डील करे, अजी कोविड के समय तो स्थिति ये थी कि सारा पैसा रहने के बावजूद भी कोई आपको घर के लोग खाना देने को तैयार नहीं थे, दूसरों का तो छोड़िए। है ना? वो दूसरा पार्ट भी दिखाई देता है, जहां लोगों को वो संबंध दिखाई देता है, कोऑपरेशन की भावना दिखाई देती है, वहां बहुत आसानी से उन लोगों को भी रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाते हैं जो क्राइसिस के दिनों में खुद से नहीं कर सकते थे। हाँ, ये जो 1 मिनट के लिए आता हूं, ये जो बात, जो प्रश्न राकेश भैया ने उठाया था दीदी के संदर्भ में कि आवश्यकता से अधिक का क्या मतलब है, 2 कार के बदले 4 कार रखें, 2 मोबाइल के बदले 6 मोबाइल रखें, बिल्कुल नहीं। 2 मोबाइल के बदले अगर 6 मोबाइल रख रहे हैं ना, तो ये मोबाइल का दुरुपयोग है। आवश्यकता से अधिक हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पहचान रहे हैं जो हमारे घर अतिथि के रूप में आप आते हैं, मित्र के रूप में आप आते हैं, सहयोगी के रूप में आप आते हैं, तो उनको हम रखते हैं क्योंकि आपके लिए उपलब्ध हो सके। दूसरा, आवश्यकता से अधिक हम सिर्फ इसलिए उत्पादन की सोच रहे हैं, रखने की नहीं सोच रहे हैं, प्रोडक्शन की सोच रहे हैं, ताकि समाज में जहां भी जरूरत हो वहां हम उसको उपलब्ध करा सकें, न कि अपने घर में उसको इकट्ठा करके रख सकें। एक्यूमुलेट या स्टोर करके रखने के लिए उस एक्सेस की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको 1 मोबाइल की जरूरत है और आपको कहीं से 3 मोबाइल आ भी जाते हैं, तो अगले 2 मोबाइल को जिनको जरूरत है उनको उपलब्ध करा देना ही उसका सदुपयोग है, ना कि घर में रखे रखे उसको खराब करना उसका सदुपयोग है। तो समाज में जिन जगहों पर भी या जिन लोगों को भी जरूरत है, उनको उसको उपलब्ध करा देना ही उसका सदुपयोग है, उसका सदुपयोग है। हाँ, अन्यथा देखिएगा ना, तो एकत्र किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ अधिक संसाधन सदुपयोग की मानसिकता हो जाए ना, तो परेशानी और पीड़ा का कारण बनता है।
मैं तो कानपुर में ऐसे ऐसे घरों को जानता हूं जिन्होंने 2 फ्लोर 3 फ्लोर के घर बना लिए, बेटा विदेश में है, ठीक, पति पत्नी 80 साल की उम्र में अभी घर में रह रहे हैं। घर की सफाई करना भी उनके लिए एक प्रोजेक्ट है जी। ठीक, काम करने वाले रख नहीं सकते क्योंकि कानपुर में ये स्थिति हो गई है, दिल्ली में भी होगी, आए दिन घटनाएं सुनने को दिखाई देती हैं जब काम करने वाले ही जो है उनको कभी बाथरूम में बंद करके चले जाते, कभी गले घोंट करके चले जाते और पैसा सामान लेके भाग जाते। तो ये अधिक सुविधा और संसाधन सदुपयोग की दृष्टि के साथ तो पीड़ा देता है जी, चुभता है, तकलीफ देता है, जीने में तकलीफ देता है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि संसाधन नहीं कमाए जाए, मैं इतना ही कह रहा हूं कि उसकी आवश्यकता को पहचाना जाए और उससे अधिक को इंश्योर किया जाए। ये अधिक इसलिए कि परिवार और समाज में दूसरे लोगों को भी हम सहजता से उपलब्ध करा सके, न कि भोग के लिए। और दूसरा, सुविधा और पैसा के लिए समय और प्रयास लगाएं, अच्छी बात है। संबंध में भावों के निर्वाह के लिए कुछ समय और प्रयास लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? खास करके तब जब मैं पहले दिन ये बात पूछ रहा था कि आप अपनी जिंदगी में पलट के देखिए कितना दुख सुविधा के अभाव के कारण है। रहने, खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने को नहीं है, इसके कारण कितना दुख है। और संबंध में एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की कमी है, अपमान है, विरोध है, घृणा है, नीचा दिखाना है, ईर्ष्या है, दूसरे को नालायक बताना है, कमियां दिखाना है, इसके कारण कितनी पीड़ा हो रही है। और कौन सी पीड़ा अधिक है, कौन सी पीड़ा अधिक है? और जो पहले दिन भी उत्तर में बहुत साफ था कि संबंध के अभाव की पीड़ा अगर अधिक दिखाई दे रही है तो बुद्धिमत्ता क्या है, इलाज कहाँ करेंगे, समय और प्रयास कहाँ ज्यादा लगाएंगे, जहां पीड़ा अधिक है या जहां पीड़ा नहीं है। सिर दर्द हो रहा हो हमको तो सिर दर्द का इलाज करेंगे या पैर दर्द के इलाज में जिंदगी लगाएंगे? हमारा मोबाइल अगर इस कमरे में खोया हो, कमरा गंदा हो चाहे साफ हो, ढूंढेंगे इसको यहाँ कि बगल वाला कमरा साफ है तो वहां जाके ढूंढेंगे? क्या करना ठीक है? हाँ, पीछे भैया कुछ कह रहे हैं, उनको सुन के फिर इधर आता हूँ। इन सप्लाई है, विकास की चेन सप्लाई में जो एक्यूमुलेशन है, जो एक्स्ट्रा उत्पादन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे ये जो सेशन चल रहा है उस पे मैं श्याम भाई को फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। और इस कहानी में 2 भाइयों की कहानी भी आ जाती है, मुकेश भाई की, अनिल अंबानी की। अब प्रॉब्लम ये है कि सरप्लस की बात आती है, उसमें एक्सेल्स नहीं है, उसमें कौशल नहीं है। अब आप फ्रांस जाते हैं और आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फिर भी आपको कॉम्पिटेंट माना जाता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है। तो ये प्रश्न भी हमारे को बार बार हमारे दिमाग में उठते हैं, क्योंकि जो इसकी लिमिटेशन है इस इशू की, वो लिमिटेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो बहुत बड़ा इशू है, जो पूरी की पूरी दुनिया के 192 कंट्रीज हैं वो इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में मुझे एक कहानी याद आती है जो गांव में किसानों के बीच में कहानी बहुत पॉपुलर है। एमएसपी में भी वो कहानी बहुत पॉपुलर है, स्पेन में भी और इंडिया में भी, अफ्रीका में भी। वो कहानी इस प्रकार है कि जो भक्त था एक बार भगवान की दुकान में पहुंचता है, वो बोलता है आप मुझे क्या दे सकेंगे, समृद्धि दे सकेंगे, प्रॉस्पेरिटी दे सकेंगे। तो भगवान बोलता है कि भाई आपके दिल में जो भी है आप मुझसे ले सकते हैं। तो वो कहता है मुझे एमएसपी चाहिए, मुझे सरप्लस चाहिए, मुझे ये समृद्धि चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, भाई मुस्कुरा के बहुत थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मैं तो केवल
बीज ही बेचता हूँ, आपको मेरे से बीज ही लेने पड़ेंगे, पूरे के पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, आपको इंद्र देवता से लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पशु को बचाना पड़ेगा। उस यात्रा में जो बीज से लेकर फल तक की यात्रा में है, आपको चुस्त तंदुरुस्त होकर के खड़ा होना पड़ेगा। तो इस कहानी का जो टेक अवे है वो मेरी समझ में ये आता है कि देयर इज अ इंग्लिश सेइंग कि जब बीज जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है, बोया जाता है, तो नॉइजलेस होता है, तो जो हर भागीदार होता है, हर स्टेक होल्डर होता है, वो चुपचाप सब एक साथ काम करते हैं, मेहनत सब एक साथ करते हैं। जब वो पक करके फल तैयार हो जाता है तो सारी प्रॉब्लम्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे वो सारी की सारी शुरू हो जाती है। और भगवान भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, वो कहते हैं भाई भक्त तुम ही संभालो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में तो आपको ही संभालना पड़ेगा कि किसको कितना मिलना चाहिए, अनिल अंबानी को मिलना चाहिए, मुकेश को मिलना चाहिए, या किसान को मिलना चाहिए। बढ़िया। तो इसको सम अप करने के लिए महात्मा गांधी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, उसको आप लोगों ने सुनी होगी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि नेचर हैज गिवन एवरीथिंग फॉर द नीड ऑफ एवरीबडी। अगर 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, तो सबके नीड के हिसाब से जो प्रकृति है सबको दे रही है, लेकिन ग्रीड एक आदमी का भी है तो उसको कुछ नहीं मिल पाएगा, वो पूरी की पूरी दुनिया ही तहस नहस हो जाएगी। थैंक यू फॉर। बढ़िया। इधर दीदी कुछ कह रही थी ना कि कल जो आपने बोला उसके अनुसार मुझे जो समझ में आया कि अगर किसी को किसी से कोई तकलीफ है तो उसको बता देना चाहिए, लेकिन स्नेह, सम्मान और शिष्टता के साथ जी। और दूसरी बात समझ में आई कि अपने अंदर देखते रहे कि हमारे अंदर भाव क्या चल रहा है, वो क्या हमें नेचुरल एक्सेप्ट है या नहीं है। अगर जो नेचुरल एक्सेप्ट है उसी पे फोकस करना चाहिए, बाकी अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो हम कभी सुखी तो हो नहीं सकते फिर। और आज की बात में मेरे को लगा कि जो आपने बोला आज की बात को कल सुनेंगे, ठीक है, कल वाला 2 हो गया, पक्का है। आपको कुछ में कमी दिखे तो ठीक कर दीजिएगा, हो सकता है दूसरे लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाए इसमें। कि मैंने मेरे यहाँ जो घर पे काम करता लड़का, कुछ साल पहले की बात ही है, उससे पूछा, उस समय मैं इसमें नहीं था जीन विद्या में, मैंने पूछा भी यार तैने मेरे झूठे बर्तन भी धोए घर पे, झूठे कपड़े भी, सब ये इतनी सेवा करी, तो थोड़ा तेरी जिंदगी भी ठीक चले, मैं भी को अमर तो हूं नहीं, जाना एक दिन, तो कितना तेरे को मिल जावे तो तेरा जिंदगी ठीक हो जाएगा। उसने बोला भाई साहब 2-1 लाख रुपए हो जाएंगे तो गांव में घर भी ठीक करा दूं, कच्चा है थोड़ा। अरे मैंने क्या यार, थोड़ा दिल खोल के बोला ना, मेरे पास भी आवश्यकता ज्यादा आ गया है और मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं कि मेहनत से आया है, मेरे साथ मेहनती लोग तो पत्थर तोड़ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बुद्धि ज्यादा है, मेरे साथ बुद्धिमान बहुत से तो बेरोजगार बैठे गोल्ड मेडलिस्ट, तो इसलिए पैसा को मेहनत बुद्धि से आता नहीं। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा और बता क्या तेरे बच्चे की पढ़ाई भी, शादी वादी, तो उसने 10 लाख से ऊपर वो गया नहीं। मेरे मिलने वाले हैं जो कुछ 5 से 10 हजार करोड़ के बीच में उनकी असेट होगी उनकी। मैं एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपको क्या लगता है अभी कितना आ जाए तो जिंदगी में आराम हो जाएगा? बोले 1 लाख करोड़ से नीचे तो मतलब ही नहीं है कोई। 1 लाख करोड़ से नीचे तो वो भी, जैसे मेरे आसपास जितने घर हैं उनमें सब में मेंबर कम है, गाड़ियां ज्यादा है, तो सबको मैं, ये तो ठीक है दीवारों का आर पार दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं, बाकी अमीरों के घर में क्या हालत है मैं देख पाता हूं। मैं थोड़ा झांकने की आदत ज्यादा है, बात करने की आदत ज्यादा है, ऑब्जर्व करने की आदत ज्यादा है। तो मैंने कहा ऐसे में गरीब कौन है? मेरे घर पे जो सर्वेंट काम कर रहा है जो 10 लाख से ज्यादा तो सपना भी नहीं देख रहा है, या जिसके पास ऑलरेडी 5-10 हजार करोड़ है जो 1 लाख करोड़ का सपना देख रहा है, तो गरीब कौन इस वक्त कम है या जिसकी भूख ज्यादा है? आजकल बड़े गरीब को अमीर बोलते हैं। तो आपने जो मुझे कहा अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपने कहा कि जो दरिद्रता की भावना कम पैसे वाले के है, ज्यादा पैसे वाले को भी अगर लगता है कि पूरी दुनिया को लग सकता है भाई तुम्हारे पास ज्यादा है, उसको हो सकता ना लगे, तो दरिद्रता की भावना उसमें उतनी है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है, जो अमीर है उनमें दरिद्रता ज्यादा है, उनमें ज्यादा पैसा आने के बाद पेट की भूख तो खाना खाने से कम होती है, पैसे की भूख तो पैसा आने से बढ़ती है। आदमी नए नए सपने देखना शुरू करता है, पैसे से पैसा कमाना और आसान है,
अब तो शेयर में भी लगा सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं, गोल्ड डायमंड भी ले सकते हैं, प्लॉट भी ले सकते हैं, फ्लैट भी ले सकते हैं, शॉप भी ले सकते हैं, दिल्ली में भी ले सकते हैं, दूसरी जगह भी तो होना चाहिए अपना, बाहर भी ले सकते हैं। तो ऐसे में अमीरी, पैसा बढ़ने के बाद तो दरिद्रता बढ़ती भी देख रहा हूं, और मैं अपने नजदीक वालों में भी देख रहा हूं, लेकिन नाम लेना ठीक नहीं क्योंकि उनके प्रति कृतज्ञता भी है। लेकिन एक तो इसको आप थोड़ा बताइए, ये मेरा सोच ठीक है या गलत है कि अमीरों में दरिद्रता की भावना ज्यादा? मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि तो मेरा काम तो सिर्फ उस यार्ड स्टिक को देना है। आदमी खुद अपना मेजरमेंट करके देखे। अगर आप अपने लिए ये बात कहेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में पैसा बढ़ता पाया और भूख भी बढ़ती पाई, तो मैं कहूंगा ठीक है, ठीक है, मैं सहमत हूं उससे, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए ये बात कहेंगे, मैं कहूंगा दूसरा आदमी खुद अपने लिए देखे ना, वो ज्यादा ठीक है जी। हमारा काम तो कुछ निश्चित पैमानों को प्रोवाइड करना है जिसके आधार पर हर व्यक्ति अपनी जांच परख करके देख सके। तो मेरा तो इतना सिंपल सा उत्तर है जी आपकी बात पर। हाँ, आप कुछ कह रहे, सुन लेता हूँ। मैंने एक फॉर्मूला बनाया बचपन में कि मेरे पास जितना है उससे आधी मेरी आवश्यकता है। मैंने ऐसे फॉर्मूला बनाया बचपन में। पापा ने 100 रुपए दिए जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने अब ये सोचा कि उससे आधी मेरी आवश्यकता है। उससे हुआ ये कि जब 25 साल में पढ़ लिख के तैयार हुआ, उसके बाद काम करना शुरू किया, उसके बाद 25 साल तक नौकरी की। 25 साल तक जितना भी पैसा कमाया उसका आधा बचा लिया और आधा खर्च कर दिया, ये सोचकर कि मेरी आधी आवश्यकता है। उस पर जो जो सुख सावधान मिले मैंने कर लिए। बहुत लंबे सपने नहीं देखे, लेकिन जो भी सपने देखने थे वो लिख दिए। लिखते ही वो 1 साल में पूरे होते गए, 2 साल में पूरे होते गए। तो आज 50 साल की उम्र में मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, और पिछले 25 साल में जितना भी पैसा बचाया है आधा, वो अगले 25 साल में खर्च करने की इच्छा रखता हूँ। इस तरह से मैंने अपने साधनों का आधा ही अपनी आवश्यकता बना के चला दिया। तरह से आवश्यकता को कम करने या कट करने नहीं कह रहा हूं, आवश्यकता को पहचानने की बात कर रहा हूं कि अपनी सुविधा की आवश्यकता पहचानी तो जाए। ठीक है? उस सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम नहीं करेंगे ना, तो सुविधाएं कितनी भी इकट्ठी हो जाएं, प्रोस्पेरिटी की फीलिंग नहीं आएगी। एक सिंपल बात मैं ये कह रहा हूं। दूसरी सिंपल बात मैं ये कह रहा हूं कि सुविधा कमाने के साथ साथ संबंध में भावपूर्वक जीने के लिए भी समय और प्रयास लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं। तीसरी बात मैं इससे जुड़ी हुई जो अब 2 और कर देता हूं, वो ये कि देखिए, मनुष्य की गरिमा इसी बात में है कि वो अपना मूल्यांकन खुद करना शुरू करे। ठीक है, हम तो कुछ निश्चित पैमानों को प्रोवाइड करने पर भरोसा रखते हैं, और हमको इस बात का भरोसा है कि मानव के रूप में आप में भी सच्चाई को देख पाने की क्षमता है, वो पोटेंशियल हम सब में है, वो कैपेबिलिटी हम सब में है। इसलिए ये जांच परख तो हर आदमी को खुद ही करने की जरूरत है। हमारे सर बार बार ये एग्जाम्पल देते रहते हैं कि आपने घर में हीरे जवाहरात समझ करके 2 किलो जो है सामान इकट्ठा कर रखा है कि वो हीरे हैं, जवाहरात हैं। किसी दिन आपको पता चल जाता है कि वो कंकर पत्थर हैं। ठीक है, आप उसको बाहर फेंक आते हैं कि आप अभी भी उसको लॉकर में बंद करके रखते हैं? बाहर फेंक आते हैं। जब तक आपको वो कंकर पत्थर दिखाई नहीं दे रहा हो, तब तक दूसरे लोग अगर आपको उसके लॉकर से निकाल के बाहर फेंकने के लिए कहें, आप उनके प्रति विरोध करेंगे कि सहयोग करेंगे? तो ये समझना जरूरी है कि आदमी ज्ञान के साथ ही, समझ के साथ ही अपने जीने को ठीक कर पाता है। तो अपना मूल मुद्दा तो दूसरे के समझने में सहयोग प्रदान करने का है, ना कि वो जिसको हीरे जवाहरात मान रखा है उसको पहले छीन लेने का है। जिंदगी में बड़ी उपलब्धि मिले, छोटी उपलब्धि आदमी बहुत आसानी से छोड़ देता है। आपको 40 लाख की नौकरी मिलती हो, 30 लाख वाली नौकरी को आप आराम से छोड़ देते हैं। 30 लाख वाली नौकरी को कोई छोड़ने कहे और मिलने का उम्मीद 1 रुपया भी ना दिखे, आप कभी छोड़ेंगे?
तो जिंदगी में अगर बेहतर सुख समृद्धि के साथ जीने के डिजाइन्स और मॉडल्स हमको दिखेंगे तो हम खुद ही स्वेच्छा और प्रसन्नता से उस तरफ जाने का बात करते हैं। उपाय इतना सिंपल है अगर परस्परता में कम्युनिकेट करने की दृष्टि से और चर्चा की दृष्टि से देखेंगे तो। और आपके बात के उत्तर में आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए 50 साल की जिंदगी के बाद हमने सुविधाएं कमाने के लिए या पूरी जिंदगी सुविधा के लिए इंतजाम कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जीने के सार्थक प्रोग्राम अब नहीं मिलेंगे ना, ठीक है, अपनी जिंदगी में अगर मीनिंगफुल और पर्पसफुल प्रोग्राम नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये पैसा और खाना मिलने के बावजूद भी कुछ विशेष तृप्ति होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। ये लगता है कि आदमी का पेट भर जाए तो आदमी आराम में आ जाता है। गेम तो पेट भरने के बाद भी बहुत सारा शुरू होता है जी। वो तो जब तक नहीं भरा है तब तक लगता है कि पेट भर लेना ही मूल मुद्दा है। जीने का बहुत आयाम पेट भरने के बाद भी शुरू होता है जी। एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि आपने पहले दिन स्लाइड में बताया था कि आप नहीं समझा मध्यस्थ दर्शन की नीति। जी मैं भी आजकल उनके पास जाता हूँ तो एक बढ़िया कहानी वो सुनाते हैं कि वो काफी घूमे अपने आईआईटी में पढ़ने के दौरान, उसके बाद तो बताते हैं आज की स्थिति ये है कि किसी भी शहर में अगर किसी घर जाएं तो उन्हें सार रूप में बताया, कम शब्द में बोलते हैं वो, तो सामने वाला सोचता है कि ये मेहमान जाए तो खाएं, इसको चाय पिला दी, थोड़ा नमकीन खिला दी, अब जा नहीं रहा है कि जाए तो खाना खाएं। गांव में बोले आज भी चले जाओ तो अभी बचा है कुछ संस्कृति कि जाए तो ही खाएं, खाए तो ही जाए। मतलब मेहमान आया चाहे दिन का 3 बजा हो, एक बार पूछेंगे भोजन कर लिया आपने, नहीं किया तो भोजन बना ले। चाहे घर में सर्वेंट ना हो, गैस सिलेंडर ना हो, उसके बाद भी एसी ना हो रसोई में, तो भी किसी भी समय चले जाओ। ये तो मैंने भी अनुभव किया है। तो गांव में तो पूछते हैं कि भोजन कर लिया, नहीं तो भोजन बना देंगे। शहर में मैं देख रहा हूं कि घर में सिलेंडर है, सर्वेंट है, रूम किचन में एसी भी लगा, उसके बाद भी अगर बिना पहले बताए मेहमान को आ जाए और पति ले आए तो बड़ा पत्नी नाराज भी हो सकती है कि यार आपने होटल समझ रखा है क्या, पहले बता तो देते, मेरे भी अपने शेड्यूल है। तो शहर में हो गया कि जाए तो खाएं और गांव में अभी बचा है खाए तो ही जाए। ये सहारा इस समय जो विकास जिसको हम कह रहे हैं तो यहां तक पहुंचा है मानव जाति। एक तो ये, दूसरा मैं तो बड़ा कन्विंस हूं इस बात से कि अमीर का मतलब बड़ा गरीब, जो ज्यादा दरिद्र है उसी को आजकल की दुनिया में अमीर बोला जाता है। अब मैं तो समृद्धि पे आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे ये परिभाषा जब आप बताते हैं तो आवश्यकता से ज्यादा का भाव समृद्धि है। तो मैंने देखा इन शिविरों में लोग आते हैं तो सब इमीडिएट देखते हैं, ओके अपने पास आवश्यकता ज्यादा है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे सरकारी नौकरी वाला हो, अपना आवश्यकता ज्यादा है, उस वक्त अपने पास समृद्धि तो आ गई। पर आवश्यकता से ज्यादा होने का मतलब समृद्धि नहीं है, उसका कुछ प्रमाण भी होना चाहिए। अगर आपको आवश्यकता ज्यादा है तो आप दोगे किसी को, अगर आप देने का भाव नहीं आया आपके अंदर, किसी को मदद करने का सहयोग करने का भाव नहीं आया, उदारता नहीं आई, तो फिर समृद्धि कहाँ है? फिर तो कोई शब्द है खाली हो। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें तो अच्छा रहेगा कि आवश्यकता ज्यादा होने से भाव आ जाएगा या आपको पूरा स्वीकार हो जाएगा मेरी आवश्यकता ये थी, उससे ज्यादा आ गया है और मेरे कल को मेहमान आ जाए उसके लिए भी मेरे पास है, इसके अलावा मुझे कल कुछ परेशानी आ जाए, अकाल हो जाए, कुछ हो जाए तो भी आगे की व्यवस्था है। उसके बाद जब आश्वस्ति हो जाती है कि यस मेरे पास आ गया है और मुझे लगे अब मुझे और जरूरत नहीं है, तभी मैं देना शुरू करूंगा। जब तक मैं देना शुरू नहीं करता हूं इसका मतलब तो भाव आया नहीं है। भाषा बोली आ सकती है, समृद्धि बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन देना शुरू करना ही प्रमाण है कि आपको लग गया आपके पास ज्यादा आ गया है, तभी तो आप दोगे किसी को, वरना तो मांगते ही रहोगे। थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। चर्चाएं तो हम ऑलरेडी कर दिए, ठीक है, बट कुछ उसके पहले की मूलभूत बातें हैं जिस पर डिस्कशन थोड़ा बचा हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो हम उसको शाम में कर लें और कुछ कंटेंट को अभी थोड़ा कवर कर दें। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो सीक्वेंस से चलना चाहिए ताकि आराम से बैठे सके। बढ़िया, मुझे लगता है एक राउंड जितनी बात हो गई है प्रोस्पेरिटी पे ना, वो पर्याप्त है सोचने के लिए। नेक्स्ट राउंड में फिर करेंगे।
हाँ प्लीज। कि अपने लिए जो मेरा टेक अवे है कल के सेशन से, वो ये है कि हम संबंधों में बहुत अथॉरिटेटिव होकर बात करते हैं। हमने पूरी बात, हम ये सोचते हैं कि हमने जो भी अपनों को बता रहे हैं, मैंने पूरे अच्छे से रिसर्च की हुई है, ये फाइनल है, ये ठीक है। अगर वो है भी, मान लीजिए किसी भी मुद्दे पे आपने बहुत अच्छे से गहराई से चिंतन मनन कर लिया, सारे अच्छे थॉट्स ले लिए, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है ना, जब हम अथॉरिटेटिव वे से करते हैं तो वो सामने वाले को एक्सेप्टेबल नहीं होता, चाहे आपका रिलेशन जो भी हो। तो भैया ने जो समझाया कि हमें काम तो करना है भाव पर, विचार पर और समझ पर, लेकिन हम अथॉरिटी को हम सोचते हैं कि शायद हम मेरे कहने में कोई कमी रह गई है, या इस जो मैं बात कह रही हूँ उसमें कोई कमी है, और इसको गहराई से सोचो और देखो, लेकिन बात काम कहीं और करना है और काम कहीं और कर रहे हैं। तो यही हमारा मेन मुद्दा है, मुझे अपने लिए ये समझ आया भैया। थैंक यू। बढ़िया। इतना सीरियस इशू है सरप्लस का कि हमने अपने घरों में डिस्कवरी चैनल में जानवरों को भी देखा होगा, तो मैं जानवरों को के ऊपर कार्टून्स भी बनाता हूँ। तो मैंने देखा, अगर ये सभा जो है एक जंगल के रूप में है और शेरनी ही शिकार करती है, शेर तो बैठ के खाता है, तो जो शेरनी ने शिकार किया तो वो जो है सब खा रहे हैं, और 3-4 दिन तक शिकार जो है वो दूसरे जानवरों तक भी पहुंच पाता है, जिसमें सियार है, लोमड़ी है और चील कौवे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो कार्टून बनता है वो इस तरीके से बनता है कि शेर कहता है कि देखो, मानव जो है, वो जो लेडी होती है, वो अगर उसका फ्रिज भर गया है तो वो दूसरे पड़ोसी के रसोई में भी कुछ ना कुछ जो है स्टोर करती है, लेकिन हम जो जानवर है उसके बीच में सरप्लस का कंसेप्ट ही नहीं है, प्रॉस्पेरिटी का, अमीर का, गरीब का कंसेप्ट ही नहीं है, हिंदू का, मुसलमान का कंसेप्ट ही नहीं है। तो मेरी ये विनती है कि इस कंसेप्ट को भी इस सभा में बिल्कुल सॉर्ट आउट किया। थैंक यू। बढ़िया। तुम्हें कहा था ना सुख समृद्धि के पहले, थोड़ा उस पर मैं बात कर देना चाहता हूँ। तो ये जो बात हो रही थी कि संगीत में, व्यवस्था में, हारमनी में, नेचुरल एक्सेप्टेंस में जीने का नाम सुख है, और जीने का कुल फैलाव देखेंगे तो मानव के रूप में जीना, परिवार के रूप में जीना, समाज के रूप में जीना, प्रकृति और अस्तित्व में जीना, ये हमारे जीने का पूरा फैलाव दिखता है। इसलिए अगर प्रोग्राम को देखने जाएंगे कि द प्रोग्राम टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस इज टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एंड टू लिव इन हार्मनी एट ऑल दीज 4 लेवल्स। ये जो हमारे जीने का 4 लेवल है, ह्यूमन बीइंग का, फैमिली का, सोसाइटी का और नेचर या एग्जिस्टेंस का, इन चारों डायमेंशंस में हार्मनी के साथ जीना, ये हमारे जीने का प्रोग्राम बनता है। और हार्मनी के साथ जीने के लिए हार्मनी को समझना जरूरी है, क्योंकि समझे बिना जीने के काम को हम चाह के भी नहीं कर सकते। तो अपने कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस का प्रोग्राम ये बनता है कि हम इन चारों लेवल्स पर, ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी और नेचर, इन चारों लेवल पर हार्मनी को ठीक से समझ सकें और जी सकें। तो यहाँ से हम एक एक करके हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन द फैमिली, हार्मनी इन द सोसाइटी, हार्मनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस को समझने का काम करेंगे। तो आज थोड़ा प्रयास हम हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग को समझने का काम करते हैं कि मानव क्या है, उसको लेकर के थोड़ा समझने का काम करते हैं। स्लाइड आपको मिला हुआ ही होगा, इसलिए कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत तो है नहीं। कितना स्लाइड नंबर है ये पर पाया होगा, प्रिंट में लगता है मिस्टेक हो गया थोड़ा हम लोगों से। वो स्लाइड का नंबर डाल देने से वो आगे चर्चाओं में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। कर लेंगे कभी ब्रेक में, एक बार मार्क कर लेंगे तो पता चल जाएगा। बट ये स्लाइड मिल गई आपको, 5वें पेज पर है। बढ़िया। तो 5वें पेज पर आपको ये स्लाइड मिल जाएगा। इसका जो सबसे नीचे का लाइन है वो हो सकता है आपके उसमें नहीं हो, जो भी कम दिखे आप अपने हिसाब से मार्क कर लीजिएगा। हाँ, वही। इसका कंटेंट देखिएगा ना, मोर और लेस तो दिख जाएगा।
इसका जो सबसे नीचे वाला लाइन है और जो ऊपर का टाइटल है वो सब में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होंगे, क्योंकि वो प्रिंट थोड़ा पहले का है, तो माइनर मॉडिफिकेशंस होंगे, अंग्रेजी नहीं होगी उसमें। मैंने तो उसको कल रात में आपकी सुविधा के लिए डाल दिया है कि थोड़ा पढ़ने में हेल्प हो जाए आपको। तो मानव को देखेंगे ना तो दो प्रकार की आवश्यकताएं दिखाई देती हैं। थोड़ी मैं इस पर बात कर देता हूं, फिर जो भी प्रश्न होगा और उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। एक ह्यूमन बीइंग को देखेंगे ना तो दो तरह की नीड दिखाई देती है। एक सुख जैसी नीड दिखाई देती है जो विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भावों से पूरी होती है, और एक सुविधा जैसी जरूरत दिखाई देती है जिसके लिए भोजन की, कपड़े की, घर की जरूरत दिखाई देती है। ये दोनों प्रकार की नीड को हम अपने में पहचान सकते कि नहीं? जो बात हम बहुत सामान्य रूप से हर शिविर में पूछते रहते हैं, जो मैं पिछले दिन भी कह रहा था, हम किसी के घर जाएं, हमको खूब बढ़िया खाना खिलाए, ठीक, हमारी पसंद के सारे भोजन, डेजर्ट, आइसक्रीम सब दे, लेकिन खाना खिलाते समय हमको अपमानित करे, ठीक। और ये अपमानित करने के बहुत ढंग होते हैं। लोगों के खाना परोसने के ढंग से भी पता चलता है कि आपका सम्मान कर रहे कि अपमान कर रहे। थाली किस तरह से आपके सामने ला के रखते हैं उससे भी पता चलता है अगले को कि सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं कि नहीं। तो ये दिखना जरूरी है कि हमको खाना बहुत अच्छा खिलाए, लेकिन उसके लहजे से, उसके टोन से, उसके तरीके से हमको अपमान दिखाई दे, ठीक। तो हम अगली बार वहां भोजन के लिए जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे? सारा अच्छा खाना खिलाने के बाद वो जाते समय ये कहे कि ऐसा खाना तुमको जिंदगी में नसीब नहीं होता होगा, ठीक है। जब मन किया करे खाने का तो हमारे घर आ जाना, बहुत है हमारे पास, खिला देंगे तुमको, ठीक है। हम जाना चाहेंगे क्या वहां अगली बार? नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? भोजन तो बहुत अच्छा है, सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं, रेस्पेक्ट नहीं। उल्टा भी दिखाई देता है, आप किसी के घर जाएं, बहुत रेस्पेक्ट के साथ आपके साथ जीने के काम को करे, ठीक है, लेकिन भोजन न दे। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तो रुक सकते हैं, उसके बाद कहेंगे अब हम अपने घर चलते हैं, तुम्हारे यहाँ का काम हो गया। मैं आप ही का वेट कर रहा था दीदी टॉपिक शुरू करने के पहले। मैंने सोचा कि उसको शुरू कर दूंगा तो आप लौट के फिर से हमसे सवाल पूछेंगी। तो मानव के रूप में देखेंगे ना तो ये 2 प्रकार की आवश्यकताएं दिखाई देती हैं। एक तो सुविधा जैसी आवश्यकता है, एक सम्मान जैसी आवश्यकता है, और ये दोनों का ही पूरा होना जरूरी है। सुविधा मिले, सम्मान नहीं मिले तो भी हम वहां रहना नहीं चाहेंगे। सम्मान मिले और किसी कारण से सुविधा नहीं मिले तो भी हमको जगह बदलने की जरूरत महसूस होने लगती है, वहां रहा नहीं जा सकता। आवश्यकता दोनों की दिखाई देती है, ठीक है। ये बढ़िया। ये दोनों आवश्यकताएं एक ही तरह की है या अलग अलग तरह की है, उसको अगर देखने जाएंगे ना तो ये दिखता है कि सुविधा से जुड़ी हुई जितनी भी जरूरतें हैं, भोजन की, कपड़े की, घर की, ये सब शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ है तो एक तरह से भोजन की जरूरत पड़ती है, शरीर बीमार हो जाए दूसरे तरह के भोजन की जरूरत पड़ती है। शरीर छोटा है, छोटे वस्त्र की जरूरत पड़ती है। शरीर बड़ा हो जाए, बड़े वस्त्र की जरूरत पड़ती है। जब तक बच्चा है बैठने के लिए छोटी कुर्सी चाहिए, बड़ा हो जाए तो बड़ी कुर्सी चाहिए। तो ये दिखाई देता है कि भोजन की, कपड़े की, घर की जो जरूरतें हैं वो शरीर की जरूरतें हैं, जो शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी है। भोजन नहीं मिले शरीर बीमार हो जाएगा, पहनने को ठीक कपड़े नहीं मिले, सर्दी गर्मी से बचने के इंतजाम नहीं हो, शरीर बीमार हो जाएगा। तो ये जो भोजन, कपड़े, घर जैसी जरूरतें हैं, ये सीधा सीधा शरीर से जुड़ा हुआ जरूरत है, और शरीर के हिसाब से ये इसकी जरूरत बदलती रहती है, बदलती रहती है। छोटा शरीर है तो कम कपड़ा चाहिए, बड़ा शरीर है तो ज्यादा कपड़ा चाहिए, ठीक।
ज्यादा मेहनत करने वाला शरीर है, ठीक है, ज्यादा भोजन चाहिए। कम मेहनत वाला शरीर है, कम भोजन चाहिए। ये सारी जरूरतें शरीर पर निर्भर दिखाई देती हैं। जबकि इधर वाली जरूरतों को देखेंगे, ये सुख की जरूरत को देखेंगे, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की जरूरत को देखेंगे, तो ये शरीर पर निर्भर नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं होता कि शरीर स्वस्थ है तब तो सम्मान चाहिए, शरीर बीमार हो जाए तो अपमान भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि शरीर स्वस्थ है तो स्नेह चाहिए, शरीर कमजोर हो गया है तो अब द्वेष से भी काम चलेगा। ठीक है, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, ठीक है, आपको भोजन में, कपड़े में, घर की मात्रा में तो वेरिएशन दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा शरीर के अलग अलग होने के आधार पर। लेकिन ये सुख की आवश्यकता को देखेंगे, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की आवश्यकता को देखेंगे, तो ये दिखाई देता है कि ये शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता नहीं है, ये सीधा सीधा मेरी आवश्यकता है, शरीर पर ये निर्भर नहीं करता है। शरीर छोटा हो तो भी, बड़ा हो तो भी, बच्चे का हो तो भी, जवान हो तो भी, बूढ़ा हो तो भी, पुरुष हो तो भी, स्त्री हो तो भी, ये एक जैसा दिखाई देता है, शरीर पर इसकी निर्भरता नहीं है। जी जी, हिंदू मुस्लिम में तो शरीर में भी वेरिएशन नहीं है जी, इसीलिए उस मुद्दे को अभी नहीं लाया हूं, उसको लास्ट में लाऊंगा। पर यह दिखना जरूरी है कि कुछ आवश्यकताएं हैं जो शरीर पर निर्भर हैं, शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी है। बट ये जो सुख की आवश्यकता है, विश्वास, सम्मान, स्नेह की आवश्यकता है, ये तो सीधा सीधा मेरी आवश्यकता है, सेल्फ की आवश्यकता है, मैं की आवश्यकता है। तो इस रूप में जब मानव को देखने जाते हैं, ह्यूमन बीइंग को देखने जाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ शरीर ही नहीं है, सिर्फ बॉडी ही नहीं है, सेल्फ और बॉडी इन दोनों के कोएग्जिस्टेंस के रूप में, इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में, इन दोनों के साथ साथ होने के रूप में दिखाई देता है। और उसकी पहली पहचान है दोनों की आवश्यकता का अलग अलग होना। शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताएं एक अलग प्रकार की आवश्यकताएं हैं, सेल्फ से जुड़ी हुई, मैं से जुड़ी हुई आवश्यकताएं एक अलग प्रकार की आवश्यकताएं। थोड़ा नीचे इसको और एक्सपेंड कर देता हूं, फिर इस पर जितने भी प्रश्न होंगे उसको लौट के इस सेशन और अगले सेशन में हम डिस्कस कर देंगे। इन दोनों आवश्यकताओं को देखेंगे ना, तो एक अंतर इसमें यह दिखाई देता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की आवश्यकता कंटिन्यूअस है, निरंतर है, जबकि भोजन की, कपड़े की जरूरत को देखेंगे तो वो टेम्पररी है, सामयिक है, समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो जब भूख लगी है तब तो भोजन की जरूरत है, पेट भर जाए तो फिर भोजन की जरूरत नहीं है, भोजन की जरूरत नहीं। सम्मान के साथ ऐसा नहीं होता है कि दिन भर में 8 घंटे सम्मान हो गया, अब आधे घंटे अपमान भी चलेगा, या जैसा 20 मिनट नाश्ता कर लिए अब 4 घंटे बाद भोजन चाहिए, ऐसा 20 मिनट सम्मान पूर्वक जी लिए अब 3 घंटा 40 मिनट अपमान भी करेंगे तो चलेगा, ये नहीं होता है। तो ये दिखता है कि सम्मान की, विश्वास की, स्नेह की आवश्यकता कंटिन्यूअस है, निरंतर है, जबकि भोजन की, कपड़े की, घर की जरूरत समय के हिसाब से बदलती रहती है। मौसम बदल जाए, ऋतु बदल जाए, सीजन बदल जाए, हमारी कपड़े की जरूरत बदल जाती है, घर की जरूरत बदल जाती है। ठंड के दिनों में हम पैक कमरा ढूंढते हैं, ठीक है, और वही गर्मी का मौसम हो जाए तो हम खुला खुला जगह ढूंढते हैं, थोड़ी हवा तो लगे। तो ये दिखता है कि ये दोनों आवश्यकता में से जो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी आवश्यकताएं हैं ना, ये कंटिन्यूअस हैं। भोजन जैसी, कपड़े जैसी, घर जैसी जरूरतें सामयिक हैं, टेम्पररी हैं। इनफैक्ट इस बात को देखेंगे ना तो इससे ये भी समझ में आता है कि आज जो संबंध से जुड़ी हुई समस्या ज्यादा दिखाई देती है ना,
वो ज्यादा इसलिए दिखाई दे रही है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की जरूरत निरंतर है। इसलिए पूरे दिन भर में कहीं भी एक बार अगर इसमें चूक हो जाए तो वो हमारी शिकायत का कारण बन जाता है। आता हूं, ये जो अपने में करने वाला बात है ना, वो हमारे नेक्स्ट सेशन का मुद्दा है अभी। हाँ, आज उसको कर दूंगा, हमारे आज के टॉपिक में वो कवर हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ इतना बात कह रहे हैं कि ये दो तरह की जरूरतें हमको दिखाई देती हैं। विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की जरूरत दिखाई देती है। ये जो अकेलापन भी हमको दिखता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ के ऊपर विश्वास नहीं है, स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है, स्वयं का सम्मान नहीं है, परस्परता में संबंध हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तभी तो अकेलापन महसूस हो रहा है। तो अभी आते हैं, एक एक करके आज उस पर बात करेंगे। पर अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमन बीइंग, सेल्फ और बॉडी, इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता अलग अलग प्रकार की है। उन आवश्यकता में अंतर ये दिखाई देता है कि शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताएं तो सामयिक हैं, जबकि मैं से, सेल्फ से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं हैं वो कंटिन्यूअस है। ये नीड कंटिन्यूअस होने के कारण ही पूरे दिन भर में 2 मिनट के लिए भी ब्रेक हो जाए तो हमारी शिकायत एक दूसरे से शुरू हो जाती है। भोजन की शिकायत का अवसर दिन में 3 बार है, ठीक है, जब उससे कुछ शिकायत हो सकती है। कपड़े में कोई लाके आपको पहनने को दे रहा हो, शिकायत का अवसर 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। लेकिन ये विश्वास, सम्मान, स्नेह के पूरा नहीं होने की संभावना तो पूरे दिन भर खुली हुई है, और एक क्षण के लिए भी उसमें ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो वो हमारी दुख का, हमारी पीड़ा का, हमारी परेशानी का, हमारी समस्या का कारण बन जाता है। ये बात पकड़ में आती? ठीक है, आते हम प्रश्नों पर, जितना भी है हम उस पर आते। एक और अंतर आपको ये दोनों नीड में इस तरह से दिखाई देगा कि भोजन की, कपड़े की, घर की जरूरत को क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भोजन के लिए कितने रोटी, दाल, चावल या सब्जी की जरूरत है वो हम अपना आइडेंटिफाई कर सकते कि नहीं कर सकते। शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने कपड़े से हमारा वस्त्र बन जाएगा, हमारा क्लोथ बन जाएगा, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते कि नहीं कर सकते? उत्तर बहुत साफ है कि नहीं। हम घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनके रहने के हिसाब से हमको कितने कपड़े की, कितने घर की जरूरत है, ठीक, कितने लिविंग स्पेस की जरूरत है, डाइनिंग एरिया कितना बड़ा होने की जरूरत है, ठीक, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते कि नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो ये दिखता है कि शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताओं में मात्रा की बात हो सकती, 2 रोटी की, 4 रोटी की, 5 रोटी की। साल भर के हिसाब से देखेंगे तो 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल अनाज की बात हो सकती है। ऐसे ही कपड़े की जरूरत को आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, ऐसा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस नीड को पहचान सकते हैं। जबकि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों में देखेंगे तो ये फीलिंग के रूप में है, ये भाव के रूप में है, इनकी मात्रा की बात नहीं हो सकती, इनकी क्वांटिटी की बात नहीं हो सकती। 2 किलो विश्वास, 1 मीटर सम्मान, ऐसा इसका मेजरमेंट हो सकता है क्या? विश्वास को, सम्मान को, स्नेह को इस तरह से उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को मेजर कर सकते क्या? जैसे हम 1 क्विंटल गेहूं, 2 क्विंटल चावल, 5 मीटर कपड़ा मेजर कर लेते, ऐसे विश्वास का भी हम 2 किलो, 4 किलो, 5 मीटर, 10 मीटर नहीं कर सकते। तो ये दिखाई देता है, ये सारे अंतर सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ये बात दिखना शुरू हो जाए कि ये दोनों आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की हैं, न कि एक ही प्रकार की हैं। अरिस्टो भैया, ब्रेक की क्या स्थिति? रेडी? नहीं, आपका वही
टाइम तो हो गया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो 10 मिनट में ले लेता हूँ। तो ये दिखना जरूरी है कि मानव सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ बॉडी नहीं है, बल्कि मैं और शरीर, सेल्फ और बॉडी, इन दोनों का साथ साथ होना है, इन दोनों का सहअस्तित्व है, जो इनकी आवश्यकता में अंतर से पता चलता है। सुविधा जैसी आवश्यकताएं शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं जो टेम्पररी हैं, समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, और ये क्वांटिटेटिव है, इनकी मात्रा को हम पहचान सकते हैं। जबकि सुख जैसी आवश्यकता, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की आवश्यकता कंटिन्यूअस है और इनकी क्वांटिटी की बात नहीं हो सकती, ये पहचानना जरूरी है। जी कुछ कह रहे? ये पड़ोसी देखिए, हाँ कंटिन्यू प्यार करती है कंपेयर टू बगल वाले के, ठीक है। तो ये पहचानना जरूरी है कि इस तुलना में ये ठीक से देखना चाहिए कि सचमुच प्यार हमारे लिए भी है कि नहीं, और सचमुच प्यार उस पड़ोसी के लिए भी है कि नहीं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें बहुत सारा मिक्सिंग हो रखा है, ठीक है। उसको देखना चाहिए खुले मानस से। वही अभी एक एक करके आएंगे इस मुद्दे पर भी कि ये किस तरह से हम सम्मान और प्यार को पहचान रहे हैं कि हमसे अधिक प्यार करती है, उसका मतलब भी क्या है, मतलब भी क्या है। आएंगे हम इस पर एक बार और लौट के। अभी के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि बहुत अच्छे से इस बात को देखा जाए कि ये स्नेह का भाव होने का, सम्मान का भाव होने का, विश्वास का भाव होने का, ये जो अधिक विश्वास और कम विश्वास अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो विश्वास है भी क्या हमको? अगर हम ऐसा कहते हैं कि आपके ऊपर अधिक विश्वास है, आपके ऊपर कम विश्वास है, क्या दो में से किसी के ऊपर भी विश्वास है भी क्या हमको? हम अगर कहते कि हम आपका अधिक सम्मान करते, आपका कम सम्मान करते, क्या सचमुच हम दो में से किसी का सम्मान कर भी रहे हैं क्या? अभी के लिए तो मैं इतना प्रश्न पूछ के छोड़ दूंगा, पर लौट के आऊंगा मैं इस पर। इसके पूरा करने के तरीके को अगर देखेंगे ना कि ये पूरा कैसे होता है, तो भोजन की, कपड़े की, घर की जरूरत को पूरा होने के लिए कोई ना कोई फिजियोकेमिकल चीज चाहिए, कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए। तो भोजन की जरूरत को पूरा होने के लिए रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल, कुछ ना कुछ चाहिए, फिजिकल थिंग, भौतिक वस्तु, जिससे उस जरूरत को पूरा किया जा सके। वस्त्र की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई ना कोई फिजिकल चीज चाहिए, कपड़ा चाहिए, रुई चाहिए, कपास चाहिए, कॉटन चाहिए, कोई ना कोई फिजिकल थिंग चाहिए जिससे उसको पूरा करने का काम हो सकता है। ऐसे ही घर की जरूरत को देखेंगे तो उसके लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, रॉड, ऐसी कई सारी फिजियोकेमिकल थिंग की, भौतिक रासायनिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है उसको पूरा करने के लिए। जबकि विश्वास, सम्मान, समझ के अभाव में हम चाहते तो हैं ठीक भाव से जीना, पर चाह करके भी जी नहीं पाते हैं। तो ये पहचानना जरूरी है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को पूरा करने के लिए अपने में विश्वास, सम्मान, स्नेह का भाव होना चाहिए। मेरे अंदर अगर आपके लिए सम्मान का भाव नहीं है, स्नेह का भाव नहीं है, और आप कितना भी हमसे मांगेंगे उस भाव को, कभी भी आपको मिलने वाला है क्या? मेरे अंदर अगर सम्मान का भाव ही नहीं है आपके लिए, स्नेह का भाव ही नहीं है आपके लिए, कितना भी मेहनत करके आप हमसे मांगेंगे, ये भाव आपको नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी ओर अगर मेरे अंदर आपके प्रति स्नेह का भाव है, सम्मान का भाव है, विश्वास का भाव है, तो बहुत सहजता से वो आपके लिए एक्सप्रेस हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है। तो भावों के फुलफिलमेंट के लिए, फीलिंग्स के फुलफिलमेंट के लिए मूल मुद्दा समझ होने का है, भाव होने का है, न कि सुविधा होने का है। एक बड़ी चूक जो आज के दिन हमारी जिंदगी में होती है ना, जिसको अभी थोड़ा और मैं एक्सपेंड कर दूंगा, वो ये कि सेल्फ और बॉडी,
इन दोनों की नीड को अलग अलग नहीं पहचानने के कारण, इनको पूरा करने के तरीके को अलग अलग नहीं पहचानने के कारण हम ये विश्वास, सम्मान जैसी जरूरतों को भी यहाँ सुविधा से पूरा करना चाहते हैं। तो सुविधा से सम्मान की जरूरत को जैसे ही पूरा करने का कोशिश करेंगे, चूंकि ये सम्मान की आवश्यकता निरंतर है, ठीक है, इसलिए वो ये सुविधा से कभी भी पूरा ही नहीं हो सकता। सुविधा से तो टेम्पररी नीड्स जो होती हैं, तात्कालिक नीड्स जो होती हैं, शरीर से जुड़ी हुई नीड्स जो होती हैं, वो तो पूरी हो सकती है। उसके लिए कितनी क्वांटिटी हमको चाहिए वो भी हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस सुविधा से हम सम्मान को पूरा करने का कोशिश करते हैं, अब सुविधा की जरूरत आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब तक आपको बात करने के लिए मोबाइल चाहिए, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए मोबाइल चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन से मोबाइल की जरूरत है। लेकिन जैसे ही आपने उसको सम्मान से जोड़ करके स्टेटस सिंबल बना दिया, ठीक है, अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से मोबाइल की जरूरत है। अब तो बाजार डिसाइड करेगा कि कौन से मोबाइल की जरूरत है। अब तो पड़ोसी डिसाइड करेगा कि कौन से मोबाइल की जरूरत है। अब तो साथ के दूसरे लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से मोबाइल की जरूरत है। हमारी जरूरत ही खो जाती है हम अगर सेल्फ और बॉडी दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के बदले सेल्फ की नीड को भी यहाँ भौतिक रासायनिक वस्तु से ही, सुविधा से ही अगर पूरा करने का कोशिश करते हैं तो वो कठिनाई शुरू हो जाती है। चूंकि ये सम्मान की जरूरत निरंतर है, इसीलिए सुविधा अब जरूरत पहचान में ही नहीं आएगी। उसकी भी निरंतर वस्तु को आप सीमित वस्तु से पूरा करना चाहेंगे, पूरी जिंदगी प्रयास करने के बाद भी हो सकता है क्या? चूक हमसे ये होती है कि हमको लगता है सुविधाएं थोड़ी कम है, थोड़ी बढ़ जाएंगी तो सम्मान हो जाएगा। हमको लगता है ये 1 लाख हुआ है, अभी 5 लाख हो जाएगा तो सम्मान हो जाएगा। ये 10 लाख हुआ है, 1 करोड़ हो जाएगा तो हो जाएगा। ये 100 करोड़ हुआ है, ये 500 करोड़ होगा तो हो जाएगा। हमको ये समझना जरूरी है कि भौतिक रासायनिक वस्तुओं से किसी भी हालत में सम्मान की सुनिश्चितता नहीं हो सकती, क्योंकि सम्मान मैं से जुड़ी हुई आवश्यकता है और ये भौतिक रासायनिक वस्तुएं तो शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं। जो मैं पहले दिन भी उदाहरण दे रहा था, हम सब अगर अपने शरीर की दृष्टि से देखेंगे, शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे, तो अपने कपड़े की जरूरत को पहचान सकते हैं और हर आदमी के पास अपने शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त कपड़ा हो सकता है, ये संभावना दिखती है। लेकिन इसी प्रश्न को अगर पलट दें और सवाल ये पूछ लें कि दूसरे से बेहतर कपड़ा हमारा होना चाहिए, दूसरे से महंगा कपड़ा हमारा होना चाहिए, दूसरे से एक्सक्लूसिव कपड़ा हमारा होना चाहिए, बाकी सबसे बढ़िया दिखने वाला कपड़ा हमारा होना चाहिए, अब हमारे कपड़े की जरूरत को हम तय नहीं कर सकते। अब तो ये बाकी सब लोग मिल के तय करेंगे कि हमारा कपड़ा कैसा होना बनता है। तो अपनी सुविधा की आवश्यकता ही खो जाती है अगर हम मैं की आवश्यकता को शरीर से की आवश्यकता से पूरा करने का कोशिश करते हैं। इस दिशा में कितना भी प्रयास कर लें हमको समझना जरूरी है कि ये मैं की आवश्यकता तो सही समझ और सही भाव से ही पूरी हो सकती है। और ध्यान से देखेंगे ना तो ये सही समझ और सही भाव कहाँ होगा? मैं में कि शरीर में? मैं में। तो ये दिखाई देता है कि मैं की आवश्यकता मैं की ही क्रियाओं से पूरी होती है। सेल्फ की जो आवश्यकता है, सेल्फ की जो नीड है, ट्रस्ट की, रिस्पेक्ट की, अफेक्शन की, ये सेल्फ में ही होने वाले राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से पूरा होता है। जबकि बॉडी की जो नीड है फिजिकल थिंग्स की, वो बाहर की वस्तुओं से, फिजियोकेमिकल थिंग से पूरी होती है। चूंकि सेल्फ की नीड सही समझ और सही भाव से पूरा होने वाला है, इसलिए सही समझ और सही भाव को हम कंटिन्यूटी में इंश्योर कर सकते हैं अगले के लिए। भाव हमारा कंटिन्यूटी में अगले के लिए संभव है,
इसलिए इस नीड का कंटिन्यूटी में फुलफिल होना पॉसिबल है। जबकि सुविधा कितनी भी हम कर लें, ठीक, इस सुविधा से सम्मान की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर दूसरों की तुलना में हम जैसे ही सुविधा को, सम्मान को जोड़ देते हैं, अब हमारी सुविधा की आवश्यकता भी खो जाती। ये जो पिछले सेशन में प्रोस्पेरिटी की बात हो रही थी ना, वो बेंचमार्क हमारी सुविधा की आवश्यकता की नहीं मिलने की सबसे बड़ी कठिनाई ये है आज के दिन, कि हम अपनी जरूरतों को पहचानने के बदले ज्यादातर समय दूसरों की तुलना में हम कहाँ खड़े हैं वहां लेके चले गए हैं प्रश्न को। और हमारी पूरी बचपन की पढ़ाई लिखाई से लेकर के हमारा सारा परवरिश जो हमको तैयार कर रहा है, वो हर बार इस जगह पे ही सवाल पूछता है कि दूसरों के कंपैरिजन में हम कहाँ खड़े, दूसरों की तुलना में हम कहाँ खड़े। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा मार्क्स, हमारा नंबर, हमारा हर स्टेटमेंट बचपन से ही दो भाई भाई के बीच तुलना कर रहा होता है, भाई और बहन के बीच तुलना कर रहा होता है, पड़ोसियों के साथ तुलना कर रहा होता है, मित्रों के साथ तुलना कर रहा होता है। इस कंपैरिजन के माइंडसेट में कॉन्स्टेंटली जीने के कारण हमारा सारा ध्यान फिर तुलना पे चला जाता है। और उस तुलना की प्रवृत्ति से हम जैसे ही देखते हैं, सबसे पहली चूक तो यही होती है कि अब हमको सुविधा की आवश्यकता भी पता नहीं चलती है कि आवश्यकता क्या है। फिर तो दूसरे तय करते हैं कि हमारी सुविधा की आवश्यकता क्या होगी। अच्छा, दूसरों की तुलना में जैसे ही हमने इसको ढूंढना शुरू किया, तो 100 में 99 आदमी के ऊपर बेकार का ठप्पा लगना ही है। अभी अगर इस सेशन में भी 100-105 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर ये तय करना हो कि सबसे बेहतर कपड़ा किसका है, तो 105 में से 104 लोगों के ऊपर बेकार का ठप्पा हम लगाने ही वाले कि नहीं। उस एक आदमी के लिए आप कितना भी सम्मान को इंश्योर करने का कोशिश करिए कपड़े के आधार पर, ये बाकी 104 आदमी को सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर ये बाकी 104 आदमी का सम्मान नहीं हो रहा, अपमान हो रहा,